दोपहर 12 बजे। बहुत जल्दी आपको एक फीमेल समय बताने वाली भी शायद दिख सकती है बिग बॉस में, यू नेवर नो। बिग बॉस के घर से उनकी आवाज़ को खींच के हमारे शो पे कवर स्टोरी विद फलक खान पे मैंने बिठा दिया। कब से जुड़े आप बिग बॉस में? सन 2010 सीजन 4 से मैं जुड़ा हूँ। पब्लिकली आप कब स्टार्ट हुए आना? व्हेन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग यार ये बिग बॉस की आवाज़ है। 18-19 से जब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं ही बिग बॉस हूँ, तब से फिर मैं और ज़्यादा इंटरव्यूज देने लगा ये बताने के लिए कि मैं बिग बॉस में एक आवाज़ हूँ। एक कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया। दाल की बाटी में से झगड़ा हो रहा है, इमोशन साइज, एक दिन चिकन के लिए झगड़ा हो रहा है। क्या रीजन है छोटी छोटी बातों पे लड़ने का? एज ह्यूमंस हमारी टेंडेंसी बन जाती है लोगों को जज करने की। इंस्टेड ऑफ जजिंग, इफ वी आर जस्ट क्यूरियस, लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। आज के जनरेशन की मैं बात करूं, रेशियो ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल मैरिज इज नेक्स्ट टू गेटिंग वैनिश। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? जब आप इमोशनली आपके सामने इंसान पूरी तरह से नेकेड हो जाता है, अगर तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, दैट्स द टेस्ट ऑफ ट्रू रिलेशनशिप। जब आप बिस्तर पे पड़े हो और आपके आसपास आपके माँ बाप और भाई आपकी सेवा तीमारदारी में लगे हैं, तब आपकी बुद्धि धीरे धीरे, पहले 5 दिन तो इसी में लग गए कि अच्छा ठीक है निकलेंगे तब पी लेंगे, फिर ये समझ में आया कि शायद निकलेंगे ही नहीं। मेरे जीवन के 2 फेजेस हैं। एक फेज वो है जहाँ पर मैं फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इफ यू वर्कड हार्ड, यू आइदर सक्सीड और यू गेन एक्सपीरियंस। मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें। हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। सलमान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप अभी तक के सफर में कितनी बार उनसे मुलाकात कर चुके? It's very sweet. Very nice. It's been very nice. उन्होंने मेरी बेटी की तारीफ जरूर करी। वो बोली मैं गाना सुनाऊंगा। मैंने कहा इतना टाइम है नहीं। गई गाना सुना भी दिया उसने। And when सलमान सर came out, he saw me and my wife. He said अरे बहुत अच्छा गाती है, इसको ट्रेनिंग कराओ। एक्टिंग के लिए मैं ऐसे पूछूंगी कि आपका छावा में बहुत काम आपने रिसेंटली किया, दैट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। Yeah, it was an amazing experience to work with Lakshman Uttekar. Also because I got to work with Vicky. एकदम फ्लोई गाउन टाइप का वो पूरा कुर्ता पजामा वो सब आपको पहनना है, फिर वो पगड़ी भी लगानी है, फिर वो टीका बीच में ले लेता था। मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक शॉट चल रहा था हमारा और उसमें एक किसी को खांसी आ गई बीच शॉट में। शॉट के बाद ही वाज द ओनली पर्सन हु रिमेंबर्ड कि उसको फलाने को खांसी आई है, पीछे एक एक्टर को, जूनियर एक्टर को, और उसने पानी भिजवाया कि भाई इसको खांसी आ गई थी, पानी भिजवा। ही यूज्ड टू स्टे फॉर ऑल द क्लोजअप्स। वो खुद क्यों देता था। अमेजिंग डेडिकेशन। तो अभी तक आपने जितने भी स्टार्स के साथ काम किया है, सबसे ज़्यादा स्टारस्टक या मज़ा किस एक्टर के साथ काम किया? मतलब मनोज बाजपेयी के साथ काम किया है आपने? मज़ा मनोज जी के साथ बहुत है। आपको लगेगा बड़ा आसान है एक्टिंग करना, जैसे वो करते हैं, सडनली ऑन सडनली ऑफ सडनली ऑन। आगे देखिए कवर स्टोरी विद फलक खान में विजय विक्रम सिंह। नमस्कार, मैं हूँ विजय विक्रम सिंह और आज हम संवाद कर रहे हैं फलक खान जी से। फलक जो कि एक अभिनेत्री हैं, फलक जो कि सोशली बहुत एक्टिव भी हैं, और फलक बहुत दिन से मुझसे बात भी कर रही हैं। और फलक सर एक सेकंड सर एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। हम लोग संवाद के शो में नहीं, हम लोग कवर स्टोरी विद फलक खान के शो पे बैठे हैं। क्षमा चाहूँगा, आदत इतनी खराब हो गई है कि जैसे ही माइक के पीछे जाता हूँ तो या तो वॉइस ओवर करने लगता हूँ रात 9 बजे, या फिर अपने शो को इंट्रोड्यूस करने लगता शो को इंट्रोड्यूस करने थे, बहुत अच्छा पीआर है सर। बिल्कुल सर, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर आपको बीच में से कट करने के लिए। हूँ। सॉरी, मैं अब हम हैं कवर स्टोरी विद फलक खान पे फलक जी के साथ। अच्छा, ये तो आप ही का शो है, तो आप मुझे इंट्रोड्यूस कर। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि सर थोड़ा-सा मौका हो दीजिए। मुझे मालूम है कि सर आपको होस्ट बनने का बहुत शौक है और माइक आपका दोस्त है, मतलब हम लोग बहुत कम आते हैं सर, लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी मैं आपसे वापस से इस शो के लिए लेना चाहती हूँ। माफी चाहेंगे, ये इनका शो है तो यही आगे लेके जाएंगी। जी। नमस्कार दोस्तों, ऐसे हमारे जो होस्ट हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो आज होस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज मैं इनसे अपॉर्च्युनिटी छीनने वाली हूँ, बिकॉज़ यू आर द गेस्ट ऑन माय शो टुडे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू नो मी फलक खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज़ एपिसोड ऑफ कवर स्टोरी विद फलक खान। हमारे गेस्ट ऑलरेडी एज़ अ होस्ट इंट्रोडक्शन दे चुके हैं अपना। उनके बारे में मैं आपको बता दूँ, इनकी आवाज़ आप बचपन से सुनते आए होंगे।
इनकी आवाज़ हमें बहुत पसंद है, घर-घर में गूंजती है। चाहे वो डीआईडी हो, चाहे वो इंडियन आइडल हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो आपका फ़ेवरेट बिग बॉस क्यों ना हो। येस, ही इज़ द नैरेटर ऑफ बिग बॉस। जब घर के अंदर ड्रामा होता है ना, तब घर के बाहर एक आवाज़ होती है, जो हम सबको उस कहानी से जोड़ती है। इनकी आवाज़, इनकी मैजिकल आवाज़ ही बिग बॉस को और इंटरेस्टिंग बनाती है। We are very honored and we are very happy to welcome our guest, Mr. Vijay Vikram Singh, voiceover artist, actor, narrator of Big Boss, on our show today. Thank you so much, Vijay ji, for coming on our show. Thank you. और मतलब मुझे लगा कि शायद हम लोग इस इंटरव्यू के स्केड्यूल करते करते बिग बॉस 19 से 20 ना पहुंच जाए, बट थैंक यू सो मच कि हम लोग इसी सीजन में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे शुरू में जब आपने इंट्रोड्यूस करना शुरू किया और जब थैंक यू तक पहुंच गई, मैंने कहा चलो अच्छा है, लग रहा है फलक भूल गई कि पिछले 1 साल में मैंने इसको कितना परेशान किया है। अब डेट मैंने आपको शुरू में बताया भी था। यस, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं भी अगर किसी के पीछे पड़ती हूँ कि मुझे करना है इंटरव्यू, चाहे वो आप 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, वो मैं लेके रहती हूँ। क्या बात है, तो वो कहते हैं ना परसिवियरेंस पेज। यस। तो भैया ये इसका जीता जागता प्रमाण है, ये हमें खींच लाई यहाँ पर, इनका प्रेम यहाँ पर खींच लाई। बिग बॉस के घर से उनकी आवाज़ को खींच के हमारे शो पे कवर स्टोरी विद फलक खान पे मैंने बिठा दिया है। जी, बट इट्स अ प्लेजर और मुझे खुशी है कि मैं आया हूँ थैंक यू और सो स्पेशली मच। आपसे मिलने के बाद और अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, मैं सही जगह पर। सही डिसीजन था, सही डिसीजन। सही डिसीजन था। थैंक यू। और आपको मैंने जेन्युइन रीज़न बताए क्यों हाँ, मैं हाँ। नहीं आ रहा था। आई नो। कई बार आप अवॉइड करते हो कंट्रोवर्सी, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना, हुँ। स्पेशली अगर सामने आप जैसी शख्सियत हो, तो आप बह जाते हो। व्हाट डू यू मीन बाय मुझ जैसी शख्सियत? भई जब कोई इतने प्यार से सवाल पूछ रहा होगा, तो आप फिर सारे तो आपकी जो लीगल बाउंडेशंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है आप कि आप भूल क्या जाते बोलते हैं, वो भूल भूल जाते हैं। जाते इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि आपको भुला दें और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस निकाल सकें जो हमारे ऑडियंस को बहुत ही इंट्रिग करती है। तो चलिए हम बिग बॉस की बात हो रही है, तो मैं बिग बॉस से ही शुरू करूँगी एंड देन बिकॉज़ मैं भी सारा सीज़न्स नहीं देखती हूँ, बट आई एम वाचिंग दिस सीज़न और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ मैं देखती हूँ। बट दिस सीज़न बिग बॉस 19 आई एम लविंग इट, बहुत ऑल द ड्रामास एंड ऑल। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस बिग बॉस सीज़न 19? मेरे लिए ये किसी और सीज़न की ही तरह है। हुँ, जिस तरह किसी और सीज़न की शुरुआत होती है, तो आप उम्मीद करते हो कि जो भी सीज़न शुरू हो रहा है, वो पिछले सीज़न से अच्छा जाए। तो मैं जब ये शुरू हुआ, तो तब भी मेरी यही उम्मीद थी। जब उसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिला जैसा आपने बताया, और जैसा बाहर सर्वेज़ वगैरह से आ रहा है कि बहुत अच्छी तरह से इट्स डूइंग बेटर देन द लास्ट ईयर सीज़न? मतलब ऐसे बाहर मैं आपका नहीं माँगूँगी, मुझे मालूम है कि आप बहुत डिप्लोमैटिक आंसर देंगे बिकॉज़ यू आर द टीम, तो बट या हाँ, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, लोग पसंद आ रहा अच्छी बातें कर रहे हैं है। शो के बारे में, तो अच्छा लगता है। हुँ। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं शो को, और शो में जिस तरह का कंटेंट आया है अभी तक, वो हुँ। मज़ेदार रहा है। आई हुँ। होप द इंटरेस्ट कंटिन्यूज़, हुँ। इंट्रिग कंटिन्यूज़, और लोगों का जो प्रेम आ रहा है, वो भी कंटिन्यूज़, आई होप। कब से जुड़े आप बिग बॉस में? सन 2010 सीज़न 4 से मैं जुड़ा हूँ। तो बिग बॉस की टीम को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है कि जुड़े हैं तो बस फेविक्विक वाला अब सफ़र बढ़ते ही चला जा रहा है, व्हाट इज़ इट? आई थिंक ये म्यूचुअल मोहब्बत है हम लोगों की एक-दूसरे के प्रति, और कई बार जब कोई फ़ॉर्मूला काम कर जाता है, तो आप कोशिश करते हो कि उसको ना कंटिन्यू बदलें। है। हाँ, उसको द मैजिक ऑफ योर वॉइस। मैजिक-वैजिक का तो पता नहीं, बट नहीं, बट इट्स रियल बिकॉज़ मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आप बिग बॉस की वॉइस हैं। मतलब मुझे लगा पब्लिकली आप कब स्टार्ट हुए आना? व्हेन पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग यार ये बिग बॉस की आवाज़ है। व्हेन हाँ, वाज़ द ये पे ऑफ? तब जब ये आई थिंक 2016-17 के आसपास हाँ, पहले, इट्स वेरी वेरी रीसेंट रिसेंट, कि 18-19 से जब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं ही बिग बॉस हूँ, यस, तब से फिर मैं और ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने लगा, ये बताने के लिए कि मैं बिग बॉस में नहीं एक आवाज़ हूँ, हाँ, 2 में से एक आवाज़ हूँ, बिग यस, बॉस नहीं हूँ। हाँ। तो क्यों हमें बताने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बहुत सारी नफ़रतें आने लगी जब। इज़ इट? हाँ, जैसे? जैसे अगर आप मान लीजिए बिग बॉस में हैं हुँ, और आपके फैन्स हैं, हुँ, आप इविक्ट हो जाती हैं, या शो में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप
के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अगर आप मुझ पे डालने लगे अच्छा, तो पब्लिक में निकलना मुश्किल हो गया था क्या? नि- क्यों निकाले मेरे हाँ, कंटेस्टेंट को? हाँ, निकलना मुश्किल नहीं, बट हाँ सोशल मीडिया पे क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ग्लास वॉल नहीं है, तो लोग जिस तरह का चाहे मैसेज भेजना शुरू करे, तो मैंने कहा ये कन्फ्यूजन दूर करना, अच्छा ये कन्फ्यूजन है कि मैं ही बिग बॉस हूँ, तो फिर ये मैंने दूर करना ये शुरू किया। अभी कितना हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी भी क्लियर हुआ है। जिसको जो मानना है सब हम्म। मानते वही है। हम्म, जैसे कई लोग मेरे इस कमेंट पे भी, जैसे मैं हर सीजन में एक वीडियो डालता हूँ कि ये सीजन शुरू हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम के लिए, मैं बिग बॉस नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो रात 9 बजे आगे देखिए, ये सब बोलता रहता हूँ। तो आपका प्रेम भी आने दीजिए, नफरतें भी आने दीजिए, लेकिन नफरतें फॉर द राइट रीजन, नॉट बिकॉज यू थिंक दैट आई एम बिग बॉस। ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद उसी पे कमेंट आता है, पर हमारे लिए तो अभी बिग बॉस लो। मैंने कहा अच्छा ये भाई, तो अच्छी बात है ना। तो मैंने लविंग कॉमेंट इज चलो ठीक है यार, दे दो प्यार, एक्सेप्टेबल। और देन ऑल्सो इतने सालों में एक और चीज़ एहसास हुई है कि 500 अगर अच्छे कमेंट आते हैं तो उसमें 5 अगर खराब आ गए तो उनका परसेंटेज बहुत छोटा है। यस, हालांकि ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, तो वो इनिशियली तो करती करती होगी, है वो मुझे 5 मुझे भी करती है कि अगर 100 कमेंट्स हैं, तो उसमें कोई एक ने ऐसा कुछ लिख दिया, देन वो स्टार्ट हॉन्टिंग मी, क्यों लिखा इसने, क्या लिखा? ह्यूमन इनिशियली थोड़ा ज़्यादा होता साइकोलॉजी था, अब बहुत कम हो कम। गया है कंपैरेटिवली। तो देन यू मेक पीस विद द फैक्ट कि हुँ, यू शुड बी हैप्पी अबाउट 500 एंड नॉट अबाउट स्मॉल नंबर या 5। या तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के अब थोड़ा-सा आई एम एट पीस एंड दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। तब मैंने कहा चलो फिर इंटरव्यू से क्यों बचना। क्यों पूछना? अब मुझे पता है कि ये आपने बताया कि वन ऑफ द रीज़न्स देन स्पेशली द बिग बॉस इज़ ऑन एयर, तो अभी थोड़ा-सा टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्रीज़ टाउन चल रहा है। सो आप बचते हैं कि अभी कुछ ऐसा ना निकल जाए। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि निकले और आप कोशिश करिए कि ना निकले। आपकी ईमानदारी की मैं दाद देता। यस, यस, आई एम वेरी फेयर, वेरी फेयर। तो अभी के जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हैं, जी, आई थिंक टोटल 16 कंटेस्टेंट्स हैं। जी, जी। एक तो सबसे बड़ी शिकायत है कि 3 हफ्ते से इविक्शन नहीं हो पा रहा है भाई। हुँ। इसके लिए आपको क्या है कि क्या इतनी ज़्यादा फेवरिज़्म चल रही है? अब अगर एज़ ए मतलब मैं तो भई जानती हूँ इंडस्ट्री में अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इज़ आल्सो देयर इनसाइड द टीम क्रिएटिव इन द बिग बॉस। सो थोड़ी बहुत हमें ज़्यादा कंपैरेटिवली जो ऑडियंस है उनसे ज़्यादा जानकारी रहती है। लेकिन उनकी ये शिकायत है जो मैं कमेंट्स देख रही थी कि ये जो जब इविक्शन होने वाला है 3 हफ्ते से नहीं हो रहा है, बार-बार निकाल के वापस ले आया जा रहा है, कि क्या ये स्क्रिप्टेड है? क्यों नहीं निकाला जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि कुछ चैनल का या शो के क्रिएटर्स का कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स वोट आउट हो जा रहे हैं एंड देन ही इज़ नॉट डूइंग द इविक्शन। एक तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मिथ है कि शो के कोई फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। हाँ, 16 लोग हैं। सब हाँ, फेवरेट है। हमारा फेवरेट है कंटेंट। कांट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ कल चैनल एंड द हुँ, प्रोडक्शन हुँ, हाउस, हुँ। बट एज फार एज आई नो द शो हुँ। फॉर 16 years, the only favorite thing or only thing that matters is content, हुँ। है ना? एवरी चैनल्स जो टीआरपी बोलते हैं हम इवेंचुअली लोग, वही मैटर करता है इवेंचुअली कि दैट भाई मैटर्स। या अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है, हुँ। अब वो कौन दे रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। और दूसरा, जहाँ तक रही किसी को ना इविक्ट करने की बात, तो मुझे लगता है वो तो एक क्रिएटिव कॉल है, उसके हुँ। पीछे जो भी उनका रीजन हो, कंटेंट टू बी कंटिन्यूड वाला। उसमें एक ही है कि मजा आ रहा है, निकले ये चाहे मज़ा ना तो निकले, आ रहा है। हाँ, करेक्ट। मजा आ रहा है। यस। अब वो मजा आ रहा है तो बस ठीक है। इमेज बहुत लोग ऐसा है कि भाई इमेज व्हाइट वॉशिंग करने के लिए लोग पहुँच जाते हैं एंड ऑल ये। हाँ, आपका एनकाउंटर एज़ एन बिकॉज़ सब लोग अब इतने बहुत बखूबी जानते हैं कि आप बिग बॉस से जुड़े हुए हैं। तो कितनी कास्टिंग के कॉल्स आते हैं आपको कि सर प्लीज़ सर मुझे इस बार पहुँचा दीजिए और अगर आते हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ, आप तो जानती हैं बहुत सारे लोगों को वहाँ यस। पर, मैं तो ये फ़ोन आपको खोल के दिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी अच्छा। भी व्हाट्सएप पर वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है दोस्तों, अगर आपको अगर आपको जाना है तो सारे जो बताइए। मैसेज रिक्वेस्ट हैं, इसमें 90% वही मैसेजेस हैं मैम। आई येस आई कैन सी आई एम रीचिंग आउट। सी, सी, या प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 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 नाम तो नहीं लूँगी बट ऐसी पढ़ती हूँ माई सेल्फ डैश डैश फ्रॉम डैश डैश आई नीड योर हेल्प प्लीज़ सर आई हम्बली रिक्वेस्ट आई नीड सलमान खान सर हेल्प आई मीट द सलमान खान सर प्लीज़ आई ये इवेंचुअली पहुँचेगा वहीं कि विजय सर शो सर पे ले सर या सर आप और भी मैसेजेस देख सकते हो। यू कैन सी माय मैसेजेस।
Yes, I'm reaching out on behalf of this. Correct? Correct. है ना? तो ये आते रहते हैं और अब मैं बता हेलो सर, मुझे भी बुला लो बिग बॉस में प्लीज सर। क्यों सर, ऐसा क्यों दिल तोड़ रहे साल हैं? लिखा होगा। यस। तो तो क्या आप तो रिप्लाई नहीं करते, जैसे मैंने देख लिया। इवेंचुअली क्या करें? क्या ये तो हो गए चलिए एनोनिमस लोग जो आपको डीएम कर रहे हैं। बट इन योर सर्कल आई एम आस्किंग, जो क्लोज वाले होते हैं वो तो थोड़ा एक अलग प्रेशर है, यू कैन अवॉइड देम इन फ्रेंड्स, फैमिली काइंड ऑफ दैट। उनका कैसा अप्रोच रहता है? इज देयर एनीवन हैव यू अप्रोच फ्रॉम योर क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स? देखिए, फैमिली फ्रेंड्स में तो पता है लोगों को कि मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट किसी ने कभी नहीं दिखाया है। हाँ, जान-पहचान वालों में किसी ने अगर दिखाया भी है तो उसको अगर मैंने बताया है कि साहब मैं इस प्रोसेस से दूर हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन लोग बट यू कैन एटलीस्ट, जो बाहर के जो लोग हैं, अगर सर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, यू कैन से कि हाँ ठीक है भाई चल रहा है, दिस इज द प्रोसेस, यू गो अहेड, दिस इज द जनरल तो प्रोसेस। मतलब नहीं है ना उसका। हुँ। सबको डायरेक्ट वो चाहिए, टिकट चाहिए, वो चाबी चाहिए। डायरेक्ट टू। मैं तो बता देता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई है हुँ। कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट चैनल और प्रोडक्शन हाउस। अच्छा ठीक है हुँ। सर, उनका नंबर दे दीजिए। मैंने कहा वो उनका आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आपको बोर्ड लाइन का नंबर मिल जाएगा। हुँ। किसी का नंबर दे दीजिए, मैं किसी का नंबर कैसे दे हुँ, 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 हुँ। हाउ कैन आई ब्रीच दैट ट्रस्ट या विद ट्रस्ट, समवन? प्रिवेसी, या। और मुझे भी नहीं पता ना कि अगर मैं एक्स वाई को अगर मैं फलक को जानता हूँ एंड मॉल में, तो हुँ। फलक कास्टिंग करती है कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता है। तो मैं घुसता ही नहीं ना। बिकॉज़ यू डोंट हैव टू, मेरा मतलब काम कोई नहीं है। मतलब नहीं है तो आपका ये नहीं है सारी चीज़ें। तो अ, सो डबिंग आप कहाँ करते हैं? आई मीन लाइक इज़ इट प्री रिकॉर्डेड थिंग, और जैसे अभी बिग बॉस चल रहा है, सो हाउ फ्रीक्वेंटली यू गो एंड डू द डबिंग्स फॉर अगर मैं दैट? बॉम्बे में हूँ तो चला जाता हूँ सेट पर। अगर मैं कहीं शूट वूट कर रहा हूँ, हुँ। तो मैं करके रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। सो द अनरिटन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बिटवीन मी एंड द प्रोडक्शन हाउस इज़ दैट आई हैव टू बी अवेलेबल फ्रॉम 6 पीएम टू 11 पीएम। अच्छा, ओके। कि कभी कुछ आ जाए तो आप करके भेज दीजिए। फिज़िकली और वर्चुअली? फिज़िकली, वर्चुअली जैसे भी हुँ, हो। ओके। तो शायद हाँ, ये एक रीज़न है जो आप शुरू में पूछा ना, चिपक गए आप। ये एक रीज़न है कि हम लोग एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। फ्लेक्सिबिलिटी जो उन्हें चाहिए थी, यू आर प्रोवाइडिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी। और जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो दे आर वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड कि भैया तुमको शूटिंग करनी है, तुम जो करना है और करो। अब तो लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को एक आदत सी हो गई है आपकी आवाज़ की, और बहुत सिमिलर है, जैसे मैंने बताया कि आपकी आवाज़ और जो भी बिग बॉस की आवाज़ मशीन है, है, इंसान है, मुझे नहीं मशीन पता। है, इंसान है, या खुद ईश्वर खुद है। मे बी ईश्वर अल्लाह तेरो हुएवर नाम। हुएवर, तो बहुत सिमिलर है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा लगता ही नहीं है कि 2 अलग इंसान हैं जो कर रहे हैं ये राइट। चीज़ें, तो दैट इज़। और लोग अभी जो है ना, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना टुवर्ड्स द बिग बॉस शो। श्योर। क्योंकि पहले क्या होता था, जब आप सिर्फ़ टीवी पे होते हो, सैटेलाइट के एरा की बात कर रही हूँ मैं ओनली, तो टीवी पे आया गया। अभी क्या है कि अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, रील्स एंड मीम्स वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। तो लोग की आवाज़ एकदम घुस गई है अंदर तक कि यही बिग बॉस है, आँख बंद करते ही यही सुनना है, यही उठना है, यही। लेकिन फलक मैं बताऊँ एक बात, कि आप भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हो। इंडिस्पेंसेबल तो इस इंडस्ट्री में कोई नहीं। कोई भी नहीं, यस। जिस दिन आपको लगने लगा कि अपुनिच भगवान है, उसी दिन पड़ती है लात। ऊपर निकल ये लेने का। निकल। ये या, थॉट कभी नहीं आता मुझे इंडिस्पेंसेबल वाला। इट्स नॉट इंडिस्पेंसिबल, बट मतलब या टॉकिंग अबाउट द लव, ऑडियंस लव एंड दैट, एक फैक्टर होता है। तो अभी देखिए, अब इंसान है, जब इंसान जिंदा है तब तक ही करेगा, या जब तक इंसान को मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, बट हाँ। लेटर और सूनर इट्स द फैक्ट। सो वेरी गुड। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सीजन में जी। कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका गेम प्ले आपको बहुत अच्छा लग रहा है? मैं इसको देखिए, एक तो जब कोई पूछता है ना किसका खेल अच्छा लग रहा है, मैं तो कहता हूँ ये खेल है ही नहीं। ये ह्यूमन बिहेवियर अंडर स्ट्रेस है। ओके। तो कौन उस स्ट्रेस में सबसे निखर के और स्ट्रेस की एक खूबी होती है, हम्म। दबाव या प्रेशर या स्ट्रेस, इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। हम्म। है ना? चोट खाकर एक पत्थर कंकर कंकर हो गया, और चोट सहकर एक पत्थर शंकर शंकर हो गया। ओह है लवली। ना? तो कंकर होना है कि शंकर होना है, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सब लोग बहुत अच्छे से, आई थिंक दे आर कोपिंग विद प्रेशर
in their own ways. If you ask me, my favorite contestant or someone who's doing well, I again uh, have a very standard reply for this, and it's the Fact? truth also. It's a fact Yeah. कि जब आप शो को बहुत करीब से जुड़ जाते हैं, जैसे हलवाई को अपनी मिठाई आप को देखने का अंदाज या आपके या एज एज अ कंज्यूमर उस मिठाई को देखने और खाने का जो मज़ा है वो अलग होगा। वो मज़ा शायद हलवाई को नहीं मिलेगा वो मज़ा। क्योंकि वो दिन रात उसी में है। उसी में इन्वॉल्व रहता है। तो मैं अब वो फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, उससे निकल चुका हूँ। क्योंकि अब ये भी थॉट दिमाग में आ गया कि भैया इतनी क्लोज़ली जुड़े हो, अगर ज़रा-सा भी 1% वो अफेक्शन या वो हेट्रेड आपकी आवाज़ में झलक गई, तो You have to be very neutral. it affects your work. So I've learned to be neutral. However, I'm enjoying every bit of You're it. enjoying the show. मुझे बहुत मज़ा टिल जब से आपने ज्वाइन किया या उससे पहले भी अगर आप बिग बॉस देखते हो, जब से आप जुड़े हो बिग बॉस से और सीजन 19 चल रहा है, सीजन कौन सा फेवरेट रहा ये तो बता सकते मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। और अगेन एज एन ऑडियंस था वो सीजन, नॉट एज अ हाँ, एज So- ऑडियंस ही मैं पूछ रही हूँ, Yeah. नॉट बीइंग द पार्ट। इट वाज सीजन 3। हाँ, राजू श्रीवास्तव वाला जो सीजन था, ओके। उसको मैंने इतनी शिद्दत से देखा है कि जब राजू श्रीवास्तव इविक्ट हुए थे, तो मैंने कहा था कि मैं कभी इस शो को नहीं देखूंगा। और मुझे क्या पता था कि अगले साल मैं इस शो से जुड़ जाएंगे। ऑनेस्टली वो मेरा सबसे अब तक का पसंदीदा सीजन And था। what was the reason कि पहले के जो बिग बॉस लोग ज्यादा पसंद करते थे? What do you feel the reason behind that? कि वो लोग उस टाइप के कंटेस्टेंट्स ज्यादा नेचुरल बिहेव करते थे और अभी के बहुत ज्यादा ओवर बिहेव करते हैं दिखने के लिए। क्या पहले के सीजन सब बताते हैं कि ज्यादा अच्छे हुआ करते थे? आई डोंट नो, आई हैव स्टार्टेड, मैं बहुत ऑन एंड ऑफ की जगह मेरा कोई जानने वाला है या कोई वैसा दे जाता है शो पे। लास्ट मैंने मुनव्वर फारूकी वाला देखा था, इस बार मैं देख रही हूँ ज़ीशान, ही इज़ माय फ्रेंड, तो उसकी वजह से एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अदर कंटेस्टेंट्स आल्सो, बट देयर हैज़ टू बी अ रीज़न टू स्टार्ट वॉचिंग इट। सो तो मैं बहुत ऑन एंड ऑफ देखती हूँ। तो आप ये बताइए कि क्या रीज़न आपको लगता है कि पहले के जो शोज़ थे लाइक द इनिशियल सीज़न्स और अभी के सीज़न्स? अंग्रेजी में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हाँ, कि जितना आप किसी से फेमिलियर होते जाते हो, थोड़ी सी इज्जत अपने आप कम होती जाती है। इज़ इट? इस शो के साथ क्या है कि फेमिलियरिटी हैज टेकन अवे द प्रोबेबली द रॉनेस। पहले जब कंटेस्टेंट आता था तो उसको उसके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होता था, एग्ज़ैक्टली, यस, यस। तो उसका बिहेवियर वही होता था। अभी क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस अब देख के आते हो कि मुझे ना सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बिहेव करना है, मुझे शहनाज गिल जैसा बिहेव करना है, एंड आई हैव टू बी दिस सर्टेन वे, सो दिस इज द रीजन यू। आप कोशिश करने लगते हो। मतलब वो कोई रिसर्च तो है नहीं जो आपको बता रही कि ऐसा करना है वैसा आपने देखा और आपने अपना जजमेंट उसके हिसाब से निकाला और यू डिसाइडेड कि ओके लेट मी बिहेव इन दिस फैशन व्हिच आई थिंक विल टेक help मी टू द me टॉप, या take me to the top or help me get more limelight than others। पर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इन्फरेंस है या जो आपकी रिसर्च है वो क्लाउडेड है। वो आप अपनी कंडीशनिंग के दायरे में से देख रहे हो, इसलिए वो आप एक जो रेफरेंस निकाल रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी की एक झलक है। और आप ये रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप तैयार होके तो आ रहे हो, पर आप कुछ प्लेटर में आपको कुछ और ही मिलेगा ना। कुछ और नहीं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि एक क्वेश्चन अब आप एग्जाम में जा रहे हो तो उससे पहले हम लोग मॉक टेस्ट हो जाता हाँ, ये ऊपर मॉक टेस्ट तो है नहीं। तो एक रीज़न जो ये है, थोड़ा-सा अंतर आ गया है पहले और अब में, वो ये है कि लोगों को रेफ़रेंस मिल गया है। लोगों को लगता है हम ऐसे करेंगे तो हमको ज़्यादा फुटेज मिलेगा। है। तो वो उस कंडीशनिंग के साथ और वही है कि लोगों को देखने लगे हैं लोग, तो ऐसे-ऐसे जो लोग बाहर के हैं, तो उनको पता है कि अच्छा मैं ये ऐसे हंगामा करूँगा, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम शायद मुझे नेक्स्ट डे कॉल आ जाएगा। मतलब मैं बाहर की बात कर रही हूँ, अभी अंदर बाद में चलते हैं, कि वो बाहर ऐसे ऐसे हंगामा करेंगे सोशल मीडिया पे, हम लोग इतने ऐसे फेमस हो जाएँगे, देन विल स्टार्ट गेटिंग रजिस्टर्ड एंड देन विल गेट। या तो ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है कि जो लोग ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं बाहर में स्पॉटलाइट। और आई डोंट नो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बट ऐसा देखा भी गया है कि ऐसे-ऐसे कैंडिडेट्स गए भी हैं बिग बॉस में, दैट्स द फैक्ट ऑल्सो। बट चलिए अब बिग बॉस के घर के अंदर चलते हैं। आप नहीं बताएँगे लेकिन मैं बात कर सकती हूँ, कंटेस्टेंट्स की फेवरेटिज़्म की बात नहीं करते हैं, चलिए ठीक है।
और कैसे छोटी-छोटी बात अगर हम लोग बैठ के देख रहे हैं विद फैमिली, लगातार एक दिन दाल इस सीज़न की बात कर रही हूँ मैं, दाल की बाटी में से झगड़ा हो रहा है, ये पोर्शन साइज़, एक दिन चिकन के लिए झगड़ा हो रहा है एंड देन मतलब मैं तो समझ रही हूँ एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ की बिकॉज़ एज़ एन ऑडियंस हम बाहर बैठ के हमारे पास पोर्शन साइज़ क्वांटिटी बहुत होती है, ये बहुत अजीब-सा लगता है। बट मे बी 3-4 दिन के बाद अगर वो लोग को सेम पोर्शन लगेगा या जो उनकी नॉर्मल डाइट होती है उससे अलग आती है, तो क्या ये रीज़न है कि वो लोग छोटी-छोटी दाल, रोटी पे झगड़ा या उनको इन बातों पे मुद्दा बनाना है, उनको दिखना है क्योंकि 24 घंटे में से 1 घंटा हमें कैप्चर करना है और ये देखा भी जाता है कि किसी दिन कोई इंसान बहुत दिख रहा है जो लड़ाई कर रहा है, वो दिख रहा है पूरे एपिसोड्स में एंड देन नेक्स्ट डे गायब हो जाता है। क्या रीज़न है छोटी-छोटी बातों पे लड़ने का? पहला सवाल, छोटी-छोटी बातों पे लड़ने का जो रीज़न आपने पूछा, हाँ। वो ये है कि मैंने अभी एक सीरीज़ भी शुरू करी है, बिग बॉस बिग लेसन्स। जी। उसमें हमने एक वीडियो बनाया, उसमें हमने बताया है कि जजमेंट और क्यूरियोसिटी में फ़र्क क्या होता है। और एज़ ह्यूमन्स हमारी टेंडेंसी बन जाती है लोगों को जज करने की। एब्सोल्युटली। So instead of judging, if we are just curious, हुँ। lot of the problems can be taken care of. प्रॉब्लम ये है, जजमेंट में प्रॉब्लम क्या है? हुँ। और हो ये रहा है कि हम सब बाहर बैठ के उन लोगों को जज ही कर रहे हैं। जज कर रहे हैं और दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ। जज कर रहे हैं कि हाय ये कैसा कैसा ऐसा अहमक आदमी है, ऐसी छोटी चीज़ों पे लड़ रहा है। और दूसरा रोल प्ले ये कर रहे हैं कि अगर मैं होता या मैं होती, तो मैं तो मैं तो ऐसे करती नहीं यार, मैं दाल के लिए कौन लड़ता मैं है? ऐसा करता या ऐसे एग्ज़ैक्टली। करती। हुँ। आप उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको आप इसमें से माइनस कर दे रहे हो। आप एज़ एन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस, यस। आप वो फैक्टर क्या माइनस कर रहे हो? हुँ। आप वहाँ पर नहीं हो, उसके सर्कमस्टेंसेस नहीं फेस कर रहे हो। आप बाहर बैठे हो, आपके पास अबंडेंस है सभी चीज़ों की, हुँ। आप एंटरटेन हो रहे हो, आप अपने परिवार के साथ हो, आप जो चाहे वो खा रहे हो, जहाँ चाहे वहाँ जा रहे हो, जितना चाहे खा रहे हो, जो चाहे वो ऑर्डर कर रहे हो। हुँ। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब मौका है आप संगीत चला के सुन रहे हो। आप एकदम स्वच्छंद दिमाग से हो हुँ। और वहाँ बैठकर आप उनके बारे में जजमेंट पास कर रहे हो, जिनको न तो पूरे दिन में नींद मिलती है, ना टाइम का पता होता न है। टाइम का पता हो। तो आप सिर्फ इसी चीज़ को सोच के देखो, तो आपका दिमाग कैसा घूम जाएगा हुँ। कि वहाँ का जो उनका बिहेवियर है, वो एक एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में। क्या है वो एनवायरनमेंट? वो हुँ। एनवायरनमेंट ये है कि उनको नींद नहीं है। क्या है वो एनवायरनमेंट? वो एनवायरनमेंट ये है कि उनको टाइम का कुछ पता ही नहीं है। हुँ। क्या है वो एनवायरनमेंट? वो एनवायरनमेंट ये है कि एक-एक डब्बा दूध, 1-1 बहुत किलो दाल, लिमिटेड रिसोर्सेज़ पहुँचते हैं हर वहाँ पे ना। चीज़ कंट्रोल्ड है। 1 हफ्ते का राशन एक साथ आता है, यू हैव टू यस, डिवाइड यस। एवरीथिंग। घर हमेशा एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, तो आपको घर के अंदर हमेशा ठंड लग रही है। हुँ। नींद आपकी हुई नहीं है, तो आपका दिमाग वैसे ही पगलाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र अगर आप रखेंगे और तब आप उनके बिहेवियर पर ध्यान देंगे, तब आपको रियलाइज़ करेंगे, देन इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। हुँ। Of course, nobody behaves like that outside हुँ। because everything is taken care of. हुँ। But inside, things are different. What is the show all about? Show is about human behavior under stress. एब्सोल्युटली। What is the stress? यही सारे स्ट्रेस हैं। बेसिकली टेस्ट है ये टेस्ट है। कि और आप क्या कर हाँ। रहे हो? हुँ। ऑडियंस क्या कर रही है कि उनके पास क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है और वो 100 में से 100 ला के कह रहे हैं कि देखो हमने तो सारे आंसर दे दिए। हाँ, अरे मैं होता तो इस पे लड़ता नहीं, मैं लड़ते होती नहीं। तो इस पे लड़ती ही नहीं। अरे व्हाट साहब, नॉनसेंस। वो निदा फाजली कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। आप क्यों नहीं मिलना चाहते हैं अपने 20 अलग अवतार से? आप क्यों नहीं जाते हैं बिग बॉस में? इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट इश्यू? और यू कैन गो और क्या हम देख सकते हैं हाँ, आपकी आवाज़ को? देखिए मेरे लिए उन 20 शख्सियतों से मिलना वाक़ई बहुत ही डरावना होगा। तो एक कारण तो ये है ही है कि हाँ। मुझे डर लगता है। लोग ये भी नहीं एहसास करते हैं कि उस घर में जाना का डिसीज़न भी एक बहुत बोल्ड डिसीज़न है। बहुत लोग की ज़िंदगी फॉर गुड चेंज होती है। होती है। बहुत कम मतलब मे बी कुछ लोगों की जो उस सिचुएशन में अपने आप को खरा उतर के सबकी निकाल देखिए सकते पॉज़िटिवली सबकी चेंज होती है, पर उन 3 महीनों में इस थॉट के साथ कि मेरे हर चीज़ को जज किया जा रहा है। हुँ। मैं जो भी कर रहा हूँ वो दिख रहा है और उसके बेसिस पे मेरे बारे में एक ओपिनियन बन रहा है। हुँ। उस थॉट के साथ ही रह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो पहली बात तो मेरे से वो हो ही नहीं सकता। कभी आपको ऑफ़र नहीं हुआ? दूसरा मैं उसी पे आ रहा था। किसी ने इस काबिल समझा ही नहीं कि कभी पहला रीज़न मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ कि अभी तक ऑफ़र नहीं आया, अभी तो अगर ऑफ़र ही आएगा नहीं तो आप है। जा सकते हैं। आई मीन मैं पूछ मुझे रही डर हूँ। लगेगा।
डर लगेगा वो अलग बात है, बट नहीं जा there's पाऊंगा। no contract issue. नहीं, there's no contract, nobody's approached me But because I would love to see घर के अंदर बिग बॉस की दोपहर। आवाज, दोपहर 12 बज गए हैं, आपको पता है कि 12 बजे? हाँ, मैं तो मतलब ऐसे ही लोगों को ऐसे ही मैं कंफ्यूज कर दूंगा। 12 बज गए। दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे, कंफ्यूज करता रहूंगा लोगों को। Exactly. लेकिन Yeah. फैक्ट ये है कि एक तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस हाँ। विषय में। मैं इतना कोई फेमस आदमी नहीं हूँ कि मुझे बुलाएं, और कभी बुलाएंगे भी तो शायद मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है चल उन 20 आदमियों से मिलने की जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, करेक्ट। आप तो मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं कि अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, बट मैं आपके इंस्टाग्राम फीड से मैंने एक चीज़ ली है आपने जी। कि रिसेंटली आपने गौरव के बारे में बात करी। ओ। तो मैं इंडिविजुअली जैसे आपके बिग बॉस, बिग लेसन्स है, वैसे ही बात करते हैं, क्योंकि आप तो मुझे चाह के भी नहीं बताएँगे कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। गौरव खन्ना के बारे में मैंने बात की। हम लोग उनको बहुत पहले से जानते हैं। लाइक ही इज़ इंटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम आई थिंक वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ वी हैव सीन को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी पसंद कर रहे हैं। इनिशियली एक कुनिका जी जो हैं, उनके साथ एक बहुत मदरली मदरली उनका एक इंटरैक्शन था, एंड सडनली अगेंस्ट हर। तो कहते हैं ना, हर हफ्ते रिश्ते बदल रहे हैं बिग हम्म, बॉस में। हम्म, तो इनसे आप क्या बिग लेसन्स देना चाहेंगे गौरव जी के बारे में? जैसे आपने एक एक एस्पेक्ट लिया आपने, वो चाइल्ड एस्पेक्ट right, का, right. एंड व्हाट अदर एस्पेक्ट्स यू वांट टू गिव लेसन्स टू आवर ऑडियंस? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये शो इट्स ऑल अबाउट, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। तो अगर हम चाहें तो बियॉन्ड वॉयरिज्म, बियॉन्ड मज़े लेने के, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैंने जो बिग बॉस बिग लेसन्स में जो गौरव पे वीडियो बनाया था, वो था रिस्पेक्टिंग योर पार्टनर पे। यस। ये बहुत प्रेशर होता है, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशन दे हैव। जो आपने बात कही कि रिश्तों के समीकरण कितने बदलते हैं, यही कितना बड़ा लेसन है। ये आपको इसलिए या हमको एज एन ऑडियंस इसलिए पता चल रहा है कि 3 महीने में धड़ाधड़ चीज़ें बदल रही हैं, पर हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती है। जिस शख्स से जितना आप करीब जाते जाते हैं, उससे रिश्तों के समीकरण बदलते जाते हैं। लाइफ इज ऑल्सो अबाउट नेविगेटिंग थ्रू दीज चेंज इन इक्वेशंस। जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो आपका एक अलग कंफर्ट लेवल होता है, बेबी सोना बाबू चलता है। फिर और करीब आते हैं, लिव इन में आते हैं, इट द बॉन्ड स्ट्रेंथन्स। फिर आप मियाँ बीवी बन जाते हैं, तो एक वो बॉन्ड बदल जाता है। वो बेबी सोना से, इट्स नॉट दैट बेबी सोना इज द ओनली मैट्रिक्स ऑफ, हाँ, वो एक मतलब वन ऑफ द पार्ट्स हो वन ऑफ जाता है। द पार्ट्स हो जाता या है। तो जिंदगी और बिग बॉस का घर एक दूसरे के पूरक हैं। बिग बॉस का घर जिंदगी का आईना है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि हफ्ते दर हफ्ते समीकरण चेंज हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहा है, तो आपको लग रहा है एज एन ऑडियंस कि अरे बाप रे, देखो कितनी थी, अभी कब दोस्त थे, अभी दुश्मन। अभी दोस्त ऐसे एकदम माँ बेटा या फिर बहुत ही बजी बजी टाइप्स। और एक और रीजन होता है ना कि हम लोग मोस्टली अब लाइव जो देखते हैं, बहुत कम लोग देखते होंगे, Yeah. और सब 1 घंटा या 1.5 घंटे के एपिसोड्स देखते हैं। फुटेज बस पिछले 23 घंटे में हो सकता है ऐसी सी बहुत सारी बातें हुई हैं जो दैट वी डोंट नो कि वो इक्वेशंस चेंज करने के लिए। अगेन आई गो बैक टू दैट सेम थिंग। या आप और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, ऑडियंस, जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। जब जज कर रहे हैं ना, उससे पहले हाँ ये ऐसा है, मैं होता तो ऐसा करता, वहां बस थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा कि उनकी परिस्थिति क्या है। और लाइफ में भी यही ट्रू है। कोई किसी तरह से बिहेव कर रहा है, तो बजाय रिएक्ट करने के अगर आप थोड़ा सा सोच लें कि यार क्यों ऐसा है, क्या इसको मतलब क्या परेशानी हो गई, कितनी समस्याएं, सोचिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड जजमेंट देने से पहले मतलब यू शुड स्टडी अबाउट द ये कैरेक्टर्स दैट एक्टिंग में हमें यही तो सिखाया जाता है ना, कैरेक्टर को कभी जज नहीं करना चाहिए, वरना आप कैरेक्टर प्ले नहीं कर फेल नहीं पाओगे। कर सकता। Absolutely. लाइफ में भी दिस इज ट्रू, एंड दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दिस आल्सो, कि भैया जिंदगी में हर इंसान को 15 दिन की थिएटर वर्कशॉप करनी चाहिए। Exactly. क्योंकि अभिनय का जो खोलता है ना, दीवार खोलती है, आपकी बाउंड्रीज को ओपन किया जाता है, और आपको आपसे मिलवा, मिलवाया। एब्सोल्युटली। सो जो आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ये हैं, अरे मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? या क्योंकि आप वहां तक गए नहीं हो। अभी तक क्योंकि कि मैं खुद मतलब मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि एक फेमिनिस्ट बनूं। फेमिनिस्ट मतलब नॉट द डेफिनेशन ऑफ एवरीवन्स, एज इन कि व्हाट एग्जैक्टली फेमिनिस्ट स्टैंड्स फॉर। राइट, बट व्हाट आई हैव सीन ग्रोइंग अप, वो बहुत प्री कंडीशनिंग नेचुरल हो जाती है। तो आप जब छोटे शहर से आते हो, या पता नहीं बड़े शहरों में भी ऐसा होता होगा, बट छोटे शहर में ज्यादा होता है कि प्री कंडीशनिंग जो आप बचपन से देखते हुए बड़े हुए हो, इट कम्स वेरी नेचुरल कि ये सही है। ट्रू, एंड देन वो उसको बहुत समय लगता है ये सोचने में कि
वो वैसा माहौल था और हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स उसी कंडीशनिंग में है। आज मैं ये सोचती हूँ कि मैं मुंबई आई, मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, जो देखी, जो ऐसा लगता है कि दैट शुड नॉट बी जज्ड। बट अभी अगर मैं वहाँ जाऊँगी कि बहुत कैरेक्टर्स जजिंग या फिर कोई ये ऐसा कर रहा है, ओह गॉड! ये तो बहुत अजीब-सी बात है, मतलब वेरी नेगेटिव थिंग्स, तो कंडीशनिंग में बहुत मैटर करता है ना। लेकिन मुझे बहुत मेहनत लगती है, आई स्टेप बैक एंड थिंक कि इज इट एक्चुअली सही या गलत, हम्म, या इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर प्री कंडीशनिंग वी आर कंडीशन टू थिंक दैट इज yeah, सही या गलत। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी से मुझे एक चीज याद आई कि रिसेंटली मैं लाइव या किसी में एक जीशान का, बिकॉज ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम मतलब बिहार एंड yeah, झारखंड, तो वो भी बहुत चीज़ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब वो भी वहाँ से आए एंड मैं भी जब वहाँ से बाहर निकली मुंबई में, तो मुंबई हमारे से 10 कदम 20 कदम आई डोंट नो थोड़ा एडवांस ही चलता है इन टर्म्स ऑफ दीज़ प्री-कंडीशनिंग थिंग्स। एंड ही वाज़ सेइंग इन वन ऑफ हिज़ टॉक्स कि जब वो पहली बार यहाँ आए ना, तो पहली बार वो किसी लड़की को सिगरेट पीते हुए देखे। इतनी ज़्यादा उन्होंने ये सोचा, ये कितनी गंदी बात है, सारी चीज़ें हैं। एंड देन ही रियलाइज़ लेटर लिविंग कि हम इन सारी चीज़ों से ये नहीं जज कर सकते हैं कि कोई इंसान का कैरेक्टर कैसा है, कैसा है, बिल्कुल। सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट कि हमें ऐसा जजमेंटल नहीं होना नहीं, चाहिए। व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर बिग बॉस की पर्सनैलिटी बिग रीडिंग बॉस से। से मतलब शो से ये सबसे बड़ी सीख ये हमें मिल यही है सकती कि लड़ाई झगड़ा एंजॉय मत करिए आप है। लोग, हाँ, वो एक पार्ट है। बट वो बिहेवियर, बिहेवियर रीड करिए एंड यस, एन्जॉय दैट यस। पार्ट। यस। तो आपको मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और आपके इंस्टाग्राम पे मैं ये बोलती हुई सुनती हूँ अबाउट द मैरेजेस। यू हुँ, आर वेरी वोकल अबाउट कि इफ यू वांट टू गेट मैरिड, जस्ट थिंक, बहुत पहले से आप सोच लीजिए, पेरेंटिंग के लिए कर लीजिए। है। लेकिन अगर आज के जनरेशन की मैं बात करूँ कि द रेशियो ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल मैरिज इज़ गेटिंग लेसर लेसर नेक्स्ट टू गेटिंग वैनिश। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो वैसे केसेस में व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस कि क्यों हम लोग वैसे बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ मॉडर्न शहरों में लिव इन में सोचते हैं कि रह लें, रादर दैन बीइंग ए कमिटेड एंड गेटिंग इनटू अ मैरिज। इतनी ज़्यादा क्यों इतनी इश्यूज आ फ्रिक्शन रही क्यों है हैं मैरिज? यंग जनरेशंस में? मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैंने जो आस-पास अपने सर्कल्स में अपने दोस्तों को देखा है, तो दे आर मोस्टली इनटू बैड मैरेजेस और मतलब काइंड ऑफ नॉट, ऐसा कुछ देखने में नहीं मिला है कि जो मुझे देख के इंस्पिरेशन मिले, यस लेट्स गो एंड गेट मैरिड। सो ये बहुत नेगेटिव जा रहा है। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? सी मैरिज एज़ एन इंस्टीट्यूशन, आप शादी इसलिए नहीं करना चाहिए कि करनी हुँ। है ना? वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम नहीं कहते, बट सोसाइटल प्रेशर इज़ आल्सो देयर कि आप करनी ही है, कर लो, जो मिले कर लो। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? शादी इज़ अ पर्सनल चॉइस एंड दैट शुड हैपन ऑर्गेनिकली। अगर हम किसी के साथ हमें लगता है कि हम वक़्त बिता सकते हैं, तो फिर तभी हमें शादी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक बार वो कदम उठा लिया, तो शादी जो है किसी प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि 4 दिन इस्तेमाल करके हम फिर उसके बाद वापस करके चले जाएँ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो नहीं है शादी। इतनी मैच्योरिटी लेकर आएँ कि हमें पता हो कि जब हम साथ में आएँगे, हुँ। तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, चीज़ें दैट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड साथ स्टेपिंग रहने, इनटू हाँ, हाँ, साथ द में नेक्स्ट समय डे ऑफ योर बिताने और लाइफ। साथ रहने में बड़ा फ़र्क होता है। एब्सो जब आप इमोशनली आपके सामने इंसान पूरी तरह से नेकेड हो जाता है, हुँ, अगर तब आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, एब्सोल्यूटली। दैट्स द टेस्ट ऑफ ट्रू रिलेशनशिप। हुँ, हुँ। ऑल्सो रिलेशनशिप्स नीड टाइम एंड एडजस्टमेंट। तो वो 2 मिनट नूडल्स की तरह तो है नहीं साहब कि पसंद नहीं आया तो हम इसको बदल लेते हैं। क्योंकि हर रिश्ता, अगर उसको आप तोड़ रहे हो, तो रिश्ता टूटने के बाद आप में से कुछ लेके जा रहा है। हुँ, तो अगर आप रिश्ते तोड़ते जाओगे, तो एक समय आएगा जब आप खाली हो जाओगे खाली अंदर हो से। जाओगे। या तो मतलब वो बहुत बहुत स्टिफनेस होती जा रही है आजकल के यस, जनरेशन में। एंड देन लोग ऐसा कि नहीं मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ, ठीक है ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी होती है। यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आप एकदम ऑपोजिट नहीं चाहोगे कि आप हर दिन हर बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। बट माई डेफिनेशन ऑफ मैरिज और बीइंग इन लव, कि वही जो आपने बोला
कि आप इमोशनली नेकेड अगर आप एज अ पर्सन लाइक सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक यू डू नॉट हैव टू चेंज योर वर्ड अबाउट यू एंड सामने वाले के लिए एक्सेप्टेंस के लिए भी एब्सोल्युटली कि सामने वाला भी जो बंदा है ही और शी डज नॉट हैव टू चेंज अ बिट मतलब आप वो चेंज फोर्स ना कर रहे हो, मैं प्यार में इतना पड़ा हुआ हूँ कि मैंने कहा यार इनके लिए तो मैं करता है थोड़ा बदल देते हैं। लेकिन हाँ द डेफिनेशन ऑफ अरेंज मैरिज जो सोसाइटी की जो ट्रेडिशनली चली आ रही है दे फीड देयर चिल्ड्रन की इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज यू हैव टू डू इट तो जो शायद आई डोंट नो आज की जनरेशन में इसीलिए वो बैरिकेडिंग होती चली जा रही है एंड दैट्स नॉट वर्किंग आउट सो you because I touch wood I think you are in a good marriage 17 साल हो गया हमें तो, Yeah. बस 16 साल हो गए। अरे डैम, एनिवर्सरी तो नहीं भूल गए आप हम Damn, कल हम एनिवर्सरी देखेंगी तो कहीं अच्छा तुम्हें याद है नहीं ठीक से। 16 साल हो गए, 17वां साल चल रहा है। ओ लवली ठीक है, मतलब हम ठीक ही जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं मतलब मैंने सुना है आपको बातें करते हुए हाँ, अपनी 2 शादी बच्चे हैं प्यारे प्यारे, Yes, 11 साल yes. की बेटी है, 6 साल का बेटा है, हम्म। तो हम तो मजे में हैं। और ऐसा नहीं है कि भैया हनीमून पीरियड में चल रहे हैं या बड़ा हम लोग हंकी डोरी बेबी शोना करते हो, हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे भी होते हैं। Is it? हम और हम दोनों एक दूसरे का ये भी प्रयास रहता है कि कैसे क्या ही कर दें कि इसके लिए अच्छा हो, या वो सोचती रहती हैं क्या ये कर दें कि मेरे लिए अच्छा हो। मेरे वॉइसिंग करियर में उनका इतना बड़ा योगदान है, मेरे एक्टिंग करियर में उनका, मैं जो भी चाहता हूँ करना, शी ट्राइज टू मेक श्योर कि यार बेस्ट हो ये रहा है कर ले, वही बोले लाइफ पार्टनर जो है ना आप कहते हैं ना बेटर हाफ वो या पूरक होना चाहिए ना पूरा होना चाहिए। मूर्ख नहीं होना चाहिए एक बड़ी प्यारी किताब है, थॉमस स्कॉट एम पेक की किताब है, द रोड लेस ट्रेवल्ड। हम्म, उसमें प्यार को बड़े अच्छे से परिभाषित किया है उसने कि अगर हम एक दूसरे की कंपनी में ग्रो कर रहे हैं absolutely. एज एन इंडिविजुअल, हम्म, कल से बेहतर हैं आज, हम्म, तो फिर वो प्रेम है। हम्म। तब आप रह सकते हो ना इट्स इट्स अ डिसीजन ऑफ लाइफ कि ऐसा नहीं कि हम 6 महीने रहना है चलो जैसे भी है करके नहीं, गुजार लिया जाए आ- तो आप बहुत कंफर्टेबल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए आप उस पर्सन के साथ और ऑल्सो दोनों का जो एक शेयर्ड गोल है वो यही होना चाहिए कि हाउ द अदर पर्सन कैन ग्रो एज एन इंडिविजुअल प्रोफेशनली एंड पर्सनली। मैं छोड़ के जब हम आए बस तो फिर कोई बात नहीं क्या बात, खान साहब छा देंगे, आप मजा आ गया ये जो शुक्रिया शुक्रिया चलिए बहुत बहुत मज़ा आया अब हम चलते हैं थोड़ा रिवाइंड पास्ट में जी। एंड कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए उससे पहले कि हमने बातें सुनी है बट मैं चाहूँगी कि फिर से हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी जो निगेटिव पोर्शंस ऑफ योर लाइफ है बताएं ताकि हमारे दर्शक सीख सके कि क्या नहीं आप करना चाहिए जीवन में। क्या नहीं करना चाहिए एंड देन कहाँ से लोग कहाँ पहुँच सकते हैं देयर इज यू कहते हैं ना कि नेवर से नेवर सो दैट्स मैं चाहती हूँ कि आप जीवन के उस टेन्योर पे स्पॉटलाइट डालें अपने मेरे जीवन के 2 फेजेस हैं। एक फेज वो है जहाँ पर मैं फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और लाइफ में बहुत बाद में और बहुत गिर पड़ के मैंने समझा कि फेलियर तो फिर होता ही नहीं कुछ एक्चुअली। इफ यू वर्कड हार्ड, you either succeed or you gain experience. You don't fail in life. ये मैंने सीखा अब सीखा, बोल अब अब मैं इतने बोल रहा सारे हूँ, चीजों इतने के सारे, बाद इतनी बार मुंह के बल गिरने के बाद सीखा। पर हाँ, जिस फेज में मैं पहली बार वो चीज़ नहीं पा पाया जो मैं पाना चाहता था, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत नेगेटिविटी के साथ दिया मैंने, और उस चीज़ ने मुझे तोड़ दिया। उस चीज़ ने इतना तोड़ दिया कि डिप्रेशन और शराब वगैरह, अल्कोहलिज्म में, और अल्कोहलिज्म मतलब बहुत सीरियस बीमारी की तरह है अल्कोहलिज्म। और फिर उस लेवल की जब आप शराब वराब पीते हो तो आपका शरीर है ना, वो तो कहीं ना कहीं जाके जवाब दे ही देगा। तो मेरे शरीर ने 26 साल की उम्र में जवाब दे दिया था। स्टार्टेड इन 1920, at the age of 1920 I started drinking a lot when I failed for the first time in my SSB। और मैं जानना चाहता था, पहला इंटरव्यू जो मैंने फेल हुआ, वहीं से मैं टूट गया। पहले में ही इतना ज्यादा हाँ, क्योंकि बचपन से वो सपना देखा था, और एक्सपेक्टेशन मुझे लगा था कि मैं तो जाऊंगा तो माला वाला पहनाएंगे कि अरे तुम आ गए, वाह तुम्हारा इंतजार था। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। ये डिल्यूजनल है, व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज डिल्यूजनल, ये बाद में पता चला मुझे। पर so you cannot be delusional and you have to be always objective कि साहब
अगर हम चल रहे हैं इस रास्ते पर, तो वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। है क्या तो इस फिक्र में लगे रहते हैं कि जीतते जाएं जीतते जाएं। जीत हार ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इनिशियली जो टीनेज में जो फेलियर आता है ना, वो हम शायद उतने प्रिपेयर्ड नहीं नहीं होते। होता। विथ एज या you grow old, you grow and then you start realizing, accepting failures also. एक्सेप्टेंस इज द की। सेकेंडली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, एज टीनेज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? सो आई रिस्पॉन्डेड इन अ वे व्हिच वाज वेरी नेगेटिव। तो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि आप बाहर नहीं रह रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा। अगर आप घर पे रह रहे हो एंड देन योर फैमिली सीइंग, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया, नहीं लिया? क्या ऐसा हुआ कि आप इतने अंदर जाते गए और डिप्रेशन में, क्योंकि क्या उस टाइम पे कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, या आप छुप-छुपा के कर रहे थे ये सारी ये सब चीज़ें? छुप छुपा के हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, ये सब चीज़ें आप कन्फाइड नहीं करते अपने पेरेंट्स में, क्योंकि आपको पता है कि आपको लगता है कि नहीं, हमको वीक नहीं दिखना है। मर्द को दर्द नहीं मर्द होता? को दर्द नहीं होता, इससे बड़ा स्टूपिड थॉट प्रोसेस कुछ नहीं हो सकता, पर हम उसी में जी रहे थे। हुँ। मर्द को दर्द नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट दैट हाँ, मैं एक बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और मुझे इसका इलाज ढूंढना चाहिए, वो नहीं था, तो कभी ढूंढा ही एंड हाउ अबाउट योर फ्रेंड सर्कल्स? नहीं। सो thirdly, I was still academically doing pretty decent। ओके, दैट्स तो मैं स्ट्रेंज। पढ़ भी रहा था उस बीच में, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। मेरे कैट में 93 परसेंटाइल आ गया, मुझे एमबीए में गुड इनफ कॉलेज मिल गया। तो लोगों को लग रहा था थोड़ा भटकाव है शायद इस वजह से, क्योंकि इसका फौज में नहीं हुआ, लेकिन चलो चल रहा है, समझ जाएगा समझ जाएगा। अ, किसी को ये भी नहीं पता था कि इसकी सिवियरिटी कितनी है, कितना कर रहा हूँ। ये पता है पी रहा है, पा रहा है, कभी कभार पी लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं पता कि छुप छुप के उस वो हुँ। किस लेवल तक पहुंच गया है। फिर क्या हुआ कि 2002 में जब मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया, तो मैं घर से दूर हो गया। व्हिच सिटी? आई फ्रॉम कानपुर आई वेंट टू बनारस। अच्छा। बीएचयू से एमबीए किया मैंने। दैट तो 2 साल वहाँ पर, वहाँ तो एकदम छप्पर ही फट गया। पैसे का किसी तरह इंतज़ाम कर लेता था मैं, शराब बहुत सस्ती मिल जाती थी, सुबह शाम तक पी रहे हैं। क्लासें पी के हमने अटेंड करी हैं, 4-4, 5-5, 6-6 दिन, जब तक पैसे नहीं ख़त्म हो जाते थे, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको वहाँ फर्स्ट पे? डिवीज़न पास किया मैंने एमबीए। वो तो मैं समझ गई कि आप उतने स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रहे कि आप दोनों बैलेंस करें, ये बहुत ही सराहनीय बात है। आई डोंट नो, बोलना बात है, चाहिए। अगर सिर्फ एकेडमिकली गिर रहा होता तो लोग शायद आ जाते ज़्यादा संभालने, बट एनीवे वो था, वो लिखा हुआ था, वो होता ही होता है। हुँ। पर फ़र्क पड़ा, सोशली फ़र्क पड़ा ना। एमबीए में भी दोस्त वगैरह सब अ, थोड़े से? कुछ थे, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स थी, अभी भी हैं। पर ऑब्वियसली जिस आदमी के शरीर से हमेशा शराब महक रही है, लोग उससे दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं। शराबी ऐसा? हाँ, तो बॉयकॉट नहीं था सोशली, बट पता चल जाता था। बट मैं उसमें इतना ज़्यादा डूब चुका था कि मुझे सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। हमारा एक ही उद्देश्य होता था कि बोतल आ गई है, तो अब ये भी नहीं कि या तो बोतल नहीं है हमने, अब तो बोतल नहीं, अब तो बोतल ख़त्म होगी तभी तभी उठेंगे। तभी उठेंगे। उठेंगे नहीं, उठाए जाएँगे, उठा के पहुँचाए जाएँगे। अब आप सोचिए, ये सब आप कर रहे हो, फिर कैंपस प्लेसमेंट की बात आती है, वहाँ भी आपका हो जाता है। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया। लवली। मतलब ऐसा पहली बार ऐसे शख्स से मिल रही हूँ जो एक टाइम पे शराबी था, लेकिन एकेडमिकली कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको। और अच्छा कर सकते थे, बट हाँ, ठीक है, बट डिज़ास्टर्स मोटिवेशन डिज़ास्टर्स नहीं था। लवली। तो उस वजह से उसने भी थोड़ा नुकसान किया कि आपको लग रहा है अच्छा इतना नहीं खराब है, चल तो रहा है, कोई बात नहीं। बट डिप्रेशन में मैं था पूरे समय, और नशा डिप्रेशन का दुश्मन है, बढ़ाता है उसको। तो एक पॉइंट के दर्द बाद को दबाने के लिए हाँ, अच्छा लगता है अच्छा पी के। लगता है। तो एक पॉइंट के बाद समझ में आता है कि डिप्रेशन की वजह से अल्कोहलिज़्म था, या फिर अल्कोहलिज़्म ने इसको और बढ़ा दिया। पर वो दोनों मिलके बहुत ही भयंकर कॉकटेल हो गया। 2005 तक ये सब चलता रहा। 2005 में मेरे पैंक्रियास फट गए थे बेसिकली, तो पैंक्रेटाइटिस करके एक बीमारी होती है, वो हो गई शराब पीने से। तो इसमें आपके वाइटल ऑर्गन्स शॉक में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं फेल हो जाते, शॉक में चले मतलब जाते विदाउट एनी, पहले से कुछ फील नहीं हुआ कि यू नहीं, आर वो गेटिंग फील इनटू नहीं ऐसा वर्स? कर नहीं। अचानक से हाँ, पड़ गया। मतलब उस पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उस पे प्रहार चल रहा है, प्रहार चल रहा है हाँ, एकदम सही से। बात है। वो तो मतलब कई बहुत लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग होता है, इतने टर्म, शॉर्ट हाँ, पीरियड ऑफ हाँ, टाइम पे आपका ये ऐसा हो गया, दैट्स व्हाट आई एम 35 कंसर्न्ड। दिन उसके बाद मैं अस्पताल में रहा, तो उस 35 दिन ने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया।
जब आप बिस्तर पे पड़े हो और आपके आसपास आपके माँ बाप और भाई आपकी सेवा तीमारदारी में लगे हैं, शराब नहीं आ रही है सिस्टम में, थैंक्स टू द हॉस्पिटलाइजेशन शराब नहीं पी रहे थे आप, तब आपकी बुद्धि धीरे धीरे, पहले 5 दिन तो इसी में लग गए कि अच्छा ठीक है निकलेंगे तब पी लेंगे, फिर ये समझ में आया कि शायद निकलेंगे ही नहीं, यहीं से निकल लेंगे। मतलब इतना मौत को ज़्यादा, हाँ, हाँ। छू करीब बिल्कुल, से बिल्कुल। देखा बहुत, आपने। बहुत डॉक्टर ने बोला ही था कि चांसेस 15% हैं, आप कहें तो इलाज करें, ना करें, वैसा वाला हिसाब-किताब था। अरे फिर वो 35 में से 20 एक दिन तो ऐसे गुज़ारे कि दर्द और डायलिसिस और ये और वो, फिर एक निमोनिया अटैक, फिर मरते-मरते बचे। वेंटिलेटर पे भी ले जाने का वो हो गया था कि ले जाते हैं वेंटिलेटर तो पे। उस टाइम पे कैसा फ़ील आया आपको? कैसा लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब वापस नहीं आएँगे, इस खूबसूरत ज़िंदगी को आपने बर्बाद कर बेस दिया? हाँ, वो रिग्रेट, उस रिग्रेट वो एक रिग्रेट आया जब ये एक दिन जब मौत से सामना हुआ एक्चुअली, तब जब ये बहुत जवाब भयंकर दे रिग्रेट, दिया डॉक्टर तो बहुत भयंकर रिग्रेट कि हाय क्या हो गया, क्या हो गया? थैंकफुली ऊपर वाले ने कहा अच्छा ठीक है, चलो अभी तुम एग्ज़ाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए तुमको अब वापस फिर भेज वापस रहे हैं। बुलाते हैं, एक चांस और देते हैं। तो मिरेकलसली किडनी स्टार्टेड फंक्शनिंग 25 दिन बाद, लिवर का फंक्शन आने लगा धीरे-धीरे, फिर सपोर्ट जो है वो हटने लगा, ऑक्सीजन सपोर्ट था वो हटाया गया, फिर फीडिंग सपोर्ट था वो हटाया गया, फिर धीरे-धीरे चलाया गया। फिर और 6 महीने लगे अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद, 4 महीने लगे और रिकवर करने में। बट उस अस्पताल के स्टे ने एक थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया कि नहीं मैं गलत था, लाइफ में फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। आई वांटेड टू बी समथिंग, आई कुड नॉट बी दैट, दैट्स ओके। बहुत बड़ा लेसन है। बहुत 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 सम सारे स्टूडेंट्स लोग जान देते हैं, 10th के बाद दे रहे हैं, 12th के बाद दे रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशंस में दे रहे हैं। नॉट वर्थ इट। हम क्या होता है हम बड़ी पिक्चर मिस कर जाते हैं, हमें लगता है कि बस अब यहाँ पर ज़िंदगी खत्म हो ख़त्म हो गई, गई। जबकि फैक्ट ये है कि उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, क्या होगा आपको तो पता ही नहीं है। आपने सोचा आप था? देख ही नहीं आपने सोचा उस टाइम क पे सोचा कि आप या देखिए शायद आप वो कर लेते तो आप इतने एक एक फिगर नहीं होते ना, आप मैं इतना कुछ नहीं फौज में होता अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। अब वो डॉक्टर बच्चन कहते हैं ना मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी बहुत अच्छा। अच्छा, तो मेरे मन का नहीं हुआ, तो मैं तो एग्ज़ाम्पल हूँ, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। और भी अच्छा है। लोग बुला रहे हैं इंटरव्यू हुँ, लेने के लिए, हैं? यस बताइए और क्या चाहिए और क्या आपको? चाहिए? तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है हुँ, और ये मानना बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा टनल विज़न में होते हैं, हमारा विज़न बहुत छोटा है। हुँ, ज़िंदगी यहाँ कहीं है, हम यहाँ देख पा रहे हैं बस इतना। एग्ज़ैक्ट तो सरेंडर बहुत ज़रूरी है। कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी ज़रूरी होता है। है। बुल्ले शाह का वो है ना, तो वो जब एक्सपीरियंस हो गया, समझ में आ गया कि मैंने गलती करी, मैं आई वाज़ विक्टिम ऑफ माय ओन माइंडसेट। थैंकफुली दैट माइंडसेट चेंज्ड इन वन डे एंड माय लाइफ आल्सो चेंज्ड इन वन डे। दैट इज़ ड्रास्टिक। उस दर्द ने, उस हॉस्पिटलाइज़ेशन ने फाइनली एक दिन मुझे दिया जहाँ पर मैं चलने के काबिल हुआ, चलाया गया, मैंने सनलाइट देखी बहुत ज़माने बाद। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर वर्ल्ड रहा हूँ? इज़ ब्यूटीफुल। वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। सो माइंडसेट चेंज हो गया तो ऐसा नहीं अगले दिन गाड़ी खड़ी होगी मेरे सामने, नहीं, नहीं, नहीं। हर चीज़ में वक़्त लगता है, पर माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो नज़रिया जाती हैं, बदल जाता बदल जाता है। तो वो जो विज़न यहाँ तक था वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया कि नहीं ठीक है, कुछ तो है, कुछ होगा, होता है। है। जब आप खड़े होके फिर नज़रिया चेंज करके देखा अपनी ज़िंदगी को, व्हाट वाज़ द फर्स्ट थिंग यू चेंज्ड इन योर लाइफ? आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग। वो तो इमीडिएटली होगी। इमीडिएटली हो गया। दूसरा नेगेटिव नहीं था फिर मैं। फिर मैं अगर ऑफ़िस जा रहा हूँ, जिस ऑफ़िस में था, उस ऑफ़िस में कि हाँ, ठीक है, अभी मेरा काम ये है, तो इसको मेरे को 100% लोग देख रहे होंगे एक ये डिफरेंट पर्सनैलिटी different बन person. गया They है। were shocked. मिराक्युलस They were shocked. I went to the same office after 4 months and ये मैंने they were very बहुत happy. सुना मतलब कि ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि मैं तो यही जानती हूँ कि एक बार किसी की डायलिसिस स्टार्ट हो गई दैट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग। और सोचिए 5 डायलिसिस हुए वही मैंने वही सुना, आपने 20 भी शायद यही सुना होगा। 21-20 डेज़ के 22 डेज़ के बाद क्रिएटिनिन करके एक होता है। आई नो। तो क्रेटिनिन जो है मेरा 8.5 था वो 6 आ गया, 5 आ गया, फिर और 4 दिन बाद 2.5 आ गया और इट शुड बी बिलो 1। 1 1.5 हाँ या अलग-अलग पैरामीटर्स के हिसाब से कहीं 1.5 होता है, कहीं 1 होता है। एंड देन यू 1.5 8 8 8.5 वो फिर धीरे-धीरे सो इट वाज़ अ मिरेकल। आई एम गॉड्स ओन लोग कहते हैं आप भगवान में विश्वास करते हैं? अरे भाई साहब मैं भगवान का भेजा हुआ मतलब हाँ, उनके जीवन करिश्मे का क्रांति है। हाँ, तो मैं नहीं विश्वास करूँगा तो कौन करेगा? नहीं एब्सोल्युटली आपको भेजा है मुझे लगता है इसीलिए ताकि जो लोग इससे ग्रसित हैं
कि जो नेगेटिविटी से जो लाइफ को एक नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं तो वो देख सकें। यू कुड बी एन एग्जाम्पल और मुझे लगता है कि आप बहुत जगह जाते हैं, इंस्पिरेशनल टॉक्स भी करते हैं Yes. अपनी जर्नी, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ना और किसी इंसान की जर्नी को देखना, उसको सुनना, वो ज़्यादा मुझे लगता है प्रैक्टिकल होता है लोगों को टू लुक अप टू। Yeah, आपको मैंने देखा टेड टॉक पे आप 6 कहते हैं। टेड टॉक कर चुका हूँ मैं, जोश टॉक कर चुका हूँ, आई गो टू कॉलेजेस, आई गो टू कॉर्पोरेट्स। रिसेंटली मुझे लगता है कि आप कुछ कॉलेजेस में भी गए थे, आईआईएम में कहीं पे? आईएम में मैं गया था बिकॉज़ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग भी कराता हूँ लोगों अच्छा, को। हाँ। क्या है उसमें, वो भी बता दीजिए? उसमें देखिए क्या है कि एक वसीम बरेलवी का शेर है कि कौन-सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। शेर है कि कौन-सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, मैंने थोड़ा-सा बदल दिया है। कौन-सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल का ये 2 लाइन में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। अनफॉर्च्युनेटली हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो हमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में आगे लेके जाती हैं। एब्सोल्यूट। हम किसी भी फील्ड में हों, हम एक चीज़ है जो कॉमनली सब लोग करते हैं वो है कम्युनिकेट, और एक चीज़ कॉमनली हम सब और भी करते हैं वो ये है कि हम कम्युनिकेशन स्किल पर काम नहीं करते, काम नहीं करते। क्योंकि हमें लगता है कि ईश्वर का ये वरदान। ये नेचुरल है, जो आया है वही वही हूँ मैं, वैसे ही पर हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जो भी गॉड्स गिफ्ट है वो तभी अच्छे से बेहतरीन बनता है जब आप उस गॉड्स गिफ्ट पे काम करते हैं, ब्रश करते हैं उसपे। उसको ब्रश अप करें। जो हुँ। भाई सचिन वॉज गॉड्स ओन क्रिएशन, मतलब उनसे बेहतरीन भगवान का क्रिएशन क्या हो सकता है, लेकिन उनकी सक्सेस का कारण ये नहीं है कि उनमें नेचुरल टैलेंट था, उनकी सक्सेस का कारण ये है कि उनकी वर्क एथिक्स ऐसी थी एब्सोल्युटली। कि वो रोज कंटीन्यूअस काम प्रैक्टिस। करते थे। या तो कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम, तो ये अवेयरनेस फैलाने जाता हूँ मैं, और टेक्निक्स बताता हूँ कि आप कैसे कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं। एंड यू कैन, एनीवन कैन। कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्मॉल जर्नी बिटवीन थॉट प्रोसेस एंड स्पीच, पर ये जर्नी तय करने में सालों लग जाता है। तो मेरा यही सोच है कि फेलियर से मैंने जो कुछ सीखा हुँ। वो बच्चों तक पहुंचाऊं। इंस्पिरेशनल टॉक्स भी आप देते हैं एंड देन यू आल्सो आई गिव। डू ट्रेनिंग्स एज वेल। सो जैसे मेरा एक शो भी चल रहा है, माय फेलियर स्टोरी, अभी एनसीपीए में उसका, तो आई आई डू 1.5 आवर स्टोरी टेलिंग कि मैं क्या उस समय फील किया, क्या था, और क्या क्या सीखा है मैंने, तो वो सब मैंने उस 1.5 घंटे की टॉक में बताता हूँ। क्या बात है! लवली, लवली। तो आप वहाँ से जॉब वगैरह किए एंड देन यू स्टार्टेड इनटू दिस इंडस्ट्री, वॉइस ओवर। कैसे आपका ये थॉट प्रोसेस आया? वाज़ इट डिड इट कम नेचुरली टू यू? कैसा रहा सफ़र एंड देन हाउ डिड यू एंड अप वो सफ़र एंड देन एक्टिंग एंड देन व्हाट यू आर टुडे? दिस अगेन आई इनकॉर्पोरेट इन माय टॉक्स। इस पूरी जर्नी का सिर्फ एक चीज़ है जो जो मुझे यहाँ तक लाई है, वो है एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करना खुद को। चलो ये भी करके देखते हैं, चलो ये भी करके देखते हैं। मैं नौकरी कर रहा था जब ये बीमारी वगैरह से ठीक हो गया। इन 2006 मतलब इन मुंबई? in Mumbai, and someone told me that you have a good voice, and I was working with a very reputed firm in import financing, and I said no, I can't sing. So accidentally मैं इस प्रोफेशन में आया, तो उन्होंने मुझे बताया ये होता है, और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा यार, तो 29-30 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि ये है जो मुझे करना चाहिए, और फिर मैंने उसको परस्यू किया और 3 साढ़े 3 साल उस पर काम किया, नौकरियां बदली, और फिर 2009 में फाइनली मैंने ये करियर चुन लिया। आई टुक इट एज अ करियर फुल टाइम, नौकरी से पूरी तरह से त्यागपत्र देकर, और जिसमें कि अगेन माय पार्टनर गीतांजलि, शी सेड कि जो करना है कर लो, अभी मैं भी नौकरी कर रही हूँ, वील मैनेज। तो वो सपोर्ट जब मिलता है ना, तब आप बहुत। सही बात है, जो हम लोग फिर बात कर रहे थे। जो हम लोग बात कर रहे थे, तो 2009 में करियर शुरू हुआ, 2010 में बिग बॉस मिल गया, तो थोड़ा सा वैलिडेशन मिल गया। फिर 2015 में ये लगा कि अब मैं थोड़ा स्टैग्नेंट हो रहा हूँ, तो किसी ने कहा थिएटर करो, आवाज़ और खुलती है। थिएटर करने लगे तो मैं समझ में आ रही यार, अब इन्हें भी मज़ा एक्टिंग में मज़ा आने लगा। मज़ा आ रहा है, चल तो और करते हैं। तो ट्रेनिंग करी, बैरी जॉन साहब के साथ ट्रेन किया। फिर एक्सीडेंटली ट्रेनिंग करने लगे तो मुकेश चावड़ा जी ने बुलाया कि भैया मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, मेरी हीरोइन को थोड़ा ट्रेन कर दो वॉइस में। और वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन भी करवा फॉर व्हिच फिल्म एंड दिया। दिस इज़ फॉर दिल बेचारा, एंड यू वर ट्रेनिंग? संजना सांगी, डेब्यू, फॉर हर डेब्यू। फॉर अ डेब्यू इन वॉइस। लवली। फिर वो उनके ऑफिस गए, ये सब बात हो रही थी, तो उनका तुम एक्टिंग भी करते हो? बोले हाँ, ऑडिशन करोगे? मैंने कहा, कर लेंगे। फैमिली मैन का ऑडिशन हो गया मेरा। बहुत अच्छा कैरेक्टर था फैमिली में। हाँ, तो फिर वो अगले ही दिन राजदीके के सामने बैठा था मैं। अरे बोले वो लवली। उनको मतलब पसंद आ गया, चले जाओ। कि लोग घिसा देते हैं अपनी ज़िंदगी और आप
ईश्वर की दया है और कुछ नहीं, ईश्वर की दया। लेकिन हाँ, वो भी एक एक्सपीरियंस था क्योंकि उसने मुझे ये समझाया कैमरे के सामने अभिनय ने कि ये कितना कितने कॉन्शियस हुआ? मैं बहुत कॉन्शियस था, मैं बहुत डरा हुआ था। तो पर अगेन मनोज जी ने इतना इसमें मदद की, उनको समझ में आ गया डरा हुआ है, तो आके इतनी बातें करने लगे, बिग बॉस, सलमान खान, ये वो दुनिया भर की बातें। मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि हमने इम्प्रोवाइज़ कर लिया टेक में। अरे क्या बात! तो वही एक तो पहली बार आप एक्टिंग कर रहे हो हाँ। उतने बड़े कैनवास पे एंड देन बहुत मनोज एक्टर के साथ। वही मैं बोल रही हूँ, इतने बड़े एक्टर मनोज बाजपेयी सामने हो। नहीं, पर वो जब इंसान जब बड़ा एक्टर हो जाता है तो उसको दूसरे एक्टर्स का दर्द समझ में आता एब्सोल्युटली लेकिन उन्हें समझ में आता है एंड देन दे ट्राई टू मेक यू है। दैट दैट वाज़ द मेक्स ब्यूटी। दैट्स द ब्यूटी एंड दैट मेक्स यू अगर आप बड़े एक्टर हो अ बिग स्टार। लेकिन मैं या फिर हम अगर हम जा रहे हैं उनके सामने काम करने के लिए तो हमारे अंदर तो कहीं न कहीं वो कॉन्शियसनेस रहती है ना। तो बट वो उस बातचीत, उस एकमात्र बातचीत ने हुँ। मेरे 5-6 घंटे की नर्वसनेस को एकदम कम कर दिया। हटाक। सो यू हैड अ गुड कैरेक्टर। थैंकफुली फिर वो 2 में भी आया, अभी 3 में भी आएगा। यस। तो इस तरह से अभिनय की जर्नी शुरू हो गई। तो ये एक्सप्लोरेशन जो है ना कि एक दिमाग में आइडिया आया, हुँ, चलो करके देखते हैं। हुँ। और जनरली क्या होता है, दिमाग में आइडिया आता है, लोग कहते हैं अरे नहीं, नहीं, लोग बहाने ढूँढ लेते हैं ना करने के। और वो बहुत कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं ना। आपने जैसे अपनी जॉब छोड़ी, मुझे लगता है आपने बताया था कि सरकारी यस, जॉब थी आपकी। गवर्नमेंट। कोई भी इंडिया में अभी तक तो इतना बोल्ड डिसीजन लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा कि कोई सरकारी नौकरी इंडिया में कितनी अहमियत रखती है। नहीं, हैं ऐसे लोग, हैं ऐसे हमारे जैसे पागल हैं। हाँ, तो हम कर सकते हैं, पेरेंट्स की मैं बात कर रही अरे! हूँ। उनका कैसा रिएक्शन था? वो उन्होंने कैसे छोड़ने दिया? माय पेरेंट्स आर अ स्वीटहार्ट। उन्होंने उनको मैंने बताया नहीं था, पर जब उनको पता चल गया तो बस वही था, अरे अच्छा, ठीक है। क्या ज़रूरत? हाँ, ये बस दैट्स दिस इंडस्ट्री इज़ अ वेरी पैशनेट इंडस्ट्री। चाहे वो एक्टिंग की हो, चाहे आर्ट किसी भी इसीलिए आर्ट फॉर्म की मैं बात करूँ। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल वेरी कि आप आज काम कर रहे हो, आप 6 महीने काम करोगे, आज ₹5 आ रहे हैं, या आएँगे कि नहीं आएँगे? और मैं इसीलिए आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ हुँ। टू ऑल द एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स। हुँ। भैया आर्ट और कॉमर्स ना साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। भूखे पेट न होए भजन गोपाला। और बहुत नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन में जाते हो आप। तो आप अपनी पैरेलली अगर कुछ कर सकते हो ना तो हुँ। करते रहो। मैं जैसे एक्सप्लोर करता रहता हूँ। जैसे कि मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं वॉइस की एक्टर्स को ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग लोगों को कराता हूँ, तो कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स में वो कराता तो रहता हूँ। वहाँ से देयर इज़ अ पैरेलल सोर्स With ऑफ parallel इनकम। source of income, I have established thankfully वॉइस करियर। हुँ। वो भी आर्ट ही है लेकिन है। अगर एक्टर्स भी मुझे जैसे अब वो आपको एक्टर्स की एक लास्ट चीज़ मैं बता देता जी, हूँ। जी। और मैं इतना सब कुछ कर लिया है, 4 महीने से कैमरा नहीं पेश किया मैंने। I'm auditioning, but things are just not falling in place. But I'm not desperate. 50 काम है, अभी 9 दिन में आया, मैं वर्कशॉप्स करा कर आया। आई एम इंदौर गया था अभी मैं। अभी कल ही आया हूँ, परसों। Then I'm again going to Jaipuria on 20th for again a set of workshops. हुँ। एक्टर्स के लिए मैं वर्कशॉप्स कराता रहता हूँ। आई डू मोटिवेशनल सेशंस आल्सो। आई डू वॉइस ओवर्स आल्सो। मतलब रियलिटी शोज़ के तो खैर तो ये दैट कीप्स यू एंगेज्ड आल्सो एंड कमर्शियली आल्सो। कमर्शियली मोस्ट इम्पोर्टेंटली ईएमआई टाइम पे जाती रहती है, तो गाड़ी में पेट्रोल भरता रहता है, गाड़ी लग्ज़री हो जाती है, ड्राइवर की सैलरी जाती रहती है, तो आप सुकून में सॉर्टेड रहते हो। हो। तो भैया आर्ट में आ रहे हो ना, आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी बात है, पर आर्ट एंड कॉमर्स हैव टू गो हैंड इन हैंड। ये मत सोचिएगा कि नहीं हम आर्टिस्ट हैं, तो हम ये नहीं कर सकते, हम हम वो नहीं कर हाँ, सकते। वो अकड़ भी तो होती है बहुत लोगों में। अकड़ नहीं होती है और मुझे लगता है थोड़ा-सा भोलापन है लोगों। बोला मैंने एक्सप्लोर नहीं करते हैं जैसे आपने बोला और बहुत लोगों को क्या लगे रहते हैं नहीं नहीं मुझे ये करना है ये नहीं करना है देखिए बाकी की जो फॉर्म्स होती है ना जैसे सपोज आप टेक्निकल हैंड हो में भी एडिटिंग में हो आप या क्रिएटिव में हो फिर भी कंपैरेटिवली एज एन एक्टर आपका सिक्योर जॉब होता है जब अगर आप लंबे तो लंबे समय तक एक्टर की सबसे हाँ, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर जॉब होती है सबसे पहली कुल्हाड़ी। सबसे पहले कि क्योंकि और बहुत सारी ये चीज़ें उधर टेक्निकल टीम रिपीट हो जाती है। एक शो से दूसरा शो आ रहा है तो मेकर्स आल्सो डोंट वांट टू रिपीट द कास्ट। तो ये क्या सब चीज़ ऑन कैमरा के जो पर्क्स हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। फलक एक चीज़ आपको मैं बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट आजकल लोगों को लगता है कि बहुत इजी हो गया है ब्रेक मिलना और बिल्कुल सही है। ब्रेक पहला काम मिलना आसान है, उसके बाद है दिक्कत। आप मतलब पूछ लीजिए किसी से भी और बड़े से बड़ा आर्टिस्ट वो आपको यही बताएगा कि नहीं फर्स्ट ब्रेक स्टिल हैज़ नाउ बिकम ईजियर बट टू सस्टेन इट
कीप गेटिंग गुड वर्क इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो पूल बड़ा होता जा रहा है, लोग नए नए आते जा रहे हैं। अब मेकर्स को भी नए नए चेहरे चाहिए। चाहिए एंड देन जो न्यू कमर्स होते हैं ना, जो कमर्शियली भी उन लोग मतलब फ्री में भी कर लिया, अरे काम तो दे दो, हाँ। ब्रेक तो मिल गया। हाँ, तो इसीलिए पहला काम मिलना आसान। आसान है पहला काम मिलना, जैसे ही वो उनके एक्सपीरियंस आते हैं, यू ग्रो अप आपकी एक्सपेक्टेशन जब हो जाती एक्सपेक्टेशंस आ जाती है तो बोले अरे बाप रे बाप, इतना कौन देगा, लॉन्च किसी नए आदमी को ले आओ लॉन्च कर देते हैं। सो दैट इज़ वेरी अनसर्टेन, सो दैट यू हैव टू वर्क। मैं हर पॉडकास्ट में अगर एक्टर की बात आती है तो यही बोलती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एक्टर, सो आई कैन फील द पेन रियली, बिकॉज आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क्स यू सेट योर स्टैंडर्ड एटलीस्ट कि हम इससे ऊपर काम करेंगे। Yes. यू डू नॉट रन फॉर एनी रैंडम वर्क्स। अभी आपके सिर्फ पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरी मैनेजर से बात हो रही थी कि सर ये फलाने से फ़ोन आया था, दिस फिल्म यू दे वांट टू लॉक यू बट दे आर ऑफरिंग दिस मच। आई सेड डोंट गो बियॉन्ड दिस, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। स्टैंडर्ड या बोले सर फॉर श्योर। आई सेड फॉर श्योर एंड ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी विद दैट। मेरा भी ऐसा मानना है सर, इसके नीचे नहीं जाते हैं। मैंने कहा हाँ, इसके नीचे नहीं जाएंगे, और वो ऑलमोस्ट हाफ था जो हम कह रहे थे कि इसके नीचे नहीं जाएंगे, एंड इवेंचुअली दे क्लोज डाउन जो हमने कहा था इसके नीचे जाएंगे। तो हम लोग की बात ये एक अलग ट्रिक चल रही है इंडस्ट्री में, लेट्स स्टार्ट विद नीचे से बार्गेनिंग ट्रिक्स। हाँ, तो अब कई बार लोग एक्टर्स को कहते हैं ना कि अरे यार उसके नखरे बहुत हैं। भाई साहब वो बदला ले रहा है। एक्चुअली मैं भी यही बोलती हूँ कि जब उसका टाइम था तो उन्होंने बहुत सफर आपने- करवाया प्रोडक्शन पीपल ने। हाँ, आपने निचोड़ा, अब वो निचोड़, अब उसका मौका लग गया है तो कर तो वो निचोड़ रहा है। इट्स अ विशियस साइकिल अनफॉर्चुनेटली, बट है ऐसा। एक बेसिक आपकी अनप्रोफेशनलिज्म में आप नहीं जा रहे हो एज एन एक्टर, बट बाकी की जो डिमांड से सारी चीज़ें हैं, पे पैरिटीज वगैरह पे आपको डिमांड आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि 5 वैनिटी और 10 हाँ, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है या बट वो भी किसके लिए हो रहा है? वो 20-25 लोगों के लिए हो रहा एब्सोल्युटली है ना। फ्यू। वेरी फ्यू प्रिविलेज्ड हाँ, बाकी लोग तो बाकी लोग तो उसी में मरे जा रहे हैं कि भैया सिंगली वैनिटी दे दो, शेयरिंग मत देना भाई। मतलब डोर दे दो। हाँ, कुछ भी करो, शेयरिंग मत दे देना, खाना अच्छा दे दो। उस हमारा स्पॉट बॉय के लिए कम से कम एक प्रोविजन कर दो थोड़ा सा, उसी में बेसिक में मरे जा रहे हैं। लेवल ऑफ एक्टर्स की वो एक हर लेवल पर अपनी अपनी अलग अलग सब जगह पे होती है। चलिए खैर, वो आप एक्सपीरियंस के साथ आपकी आती है। एक्टिंग के लिए मैं ऐसे पूछूंगी कि आपका छावा में बहुत काम आपने जो रिसेंटली किया, दैट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। आपका आप कैसे देखते हैं एज एन एक्टर उस प्रोजेक्ट में खुद को? देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम करना, एक पीरियड फिल्म में काम करना। पहली बार मेरे कॉस्ट्यूम और हेयर तो नहीं, मेकअप पे 45 मिनट खर्च होते थे। बट हमारे ऑफ कैमरा जो बात हो रही थी, आपने बताया कि आप मेकअप बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हो, मतलब यू आपको पसंद नहीं है, एंड देन यू आल्सो हैव सम प्रॉब्लम ऑफ हेडेक जब आप मेकअप लगाते हो। मेकअप लग जाता है तो मुझे सर दर्द होने लगता है। उस फिल्म में तो करनी पड़ी होगी। सब फिल्मों में तो करना ही पड़ता। एक आध जगह ऐसा होता है कि बहुत हल्का, थैंकफुली मेरा जहाँ होता भी है तो बहुत हल्का ही, जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं कहा हाँ यार, मैं तो हूँ ही इतना हैंडसम की कोई ज़रूरत नहीं। एब्सोल्युटली सेलिब्रिटी। बट उसमें वो एक अलग एक्सपीरियंस है 45 मिनट, क्योंकि इतने लेयर्स ऑफ कपड़े, एकदम फ्लोई गाउन टाइप का, वो पूरा कुर्ता पजामा वो सब आपको पहनना है, फिर वो पगड़ी भी लगानी है, फिर वो टीका 20 मिनट ले लेता था। टीके का अलाइनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। ओह, हाँ, ऊपर जो तिलक लगता था उसका अलाइनमेंट एकदम सही होना चाहिए। इतने सारे एक्टर्स थे तो सबका टीका का अलाइनमेंट करते सोच लीजिए आप प्रोडक्शन का क्या कितना बड़ा मेकअप टीम रही होगी। वो सही बात। हाँ, तो बट या इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, also because I got to work with Lakshman Uttekar, also because I got to work with Vicky. How is he? And Vicky he's Kaushal के sweetheart, he's an amazing person. मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक शॉट चल रहा था हमारा और उसमें एक किसी को खांसी आ गई बीच शॉट में। शॉट के बाद ही वाज द ओनली पर्सन हु रिमेंबर्ड कि उसको फलाने को खांसी आई है पीछे, किसी एक एक्टर को, जूनियर एक्टर को, और उसने पानी भिजवाया कि भैया उसको खांसी आ गई थी, पानी भिजवा। ही इज़ द पर्सन जो कि जब हमारा 5 लोगों के साथ दरबार सीन लगता था तो ऑब्वियसली पहला विकी का हो जाता था। ही यूज्ड टू स्टे फॉर ऑल द क्लोजअप्स, वो खुद क्यों देता था विकी। सो अमेजिंग डेडिकेशन। मेरी बेटी पागल है उसके लिए। एक्टर, हाँ, ही इज अमेजिंग एक्टर। Yeah, and पर्सनालिटी तो आई डोंट even better human being. Better. So बेटी पागल थी, बेटी को बोला
मिलना है। मैंने विकी को बोला, विकी बोला प्लीज़ कल ले आई इतने इतने बजे। उतने उतने बजे आई और फिर वो वैन में ले गए अपनी। 10 मिनट उनका गाना भी सुन लिया उन्होंने, तेरे वास्ते उन्होंने गा के सुनाया। मेरा बेटा बहुत शाय है तो वो नहीं जा रहा था, तो ही वेंट टू हिम, चॉकलेट दी। ऐसा कैसे बात करोगे, आप बात करो मुझसे। तो सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स दे मैटर लॉट। सबसे मज़ा कोई ऐसा कुछ मेमोरेबल सीन है यू रिमेम्बर फ्रॉम दैट फिल्म छावा? छावा में मुझे जो सबसे खूबसूरत सीन था वो जब कवि कलश और राजे जो है वो जुदा हो रहे हैं और उनके बीच का जो इंटरेक्शन वो चल रहा है कि तुम, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि तुम माथे का तिलक नहीं, तुम चंदन हो, कभी तुम हमारे पूरक हो। दैट वाज, वो कलेजा फटने वाला, वो बहुत खूबसूरत सीन था। और विनीत भाई के साथ अगेन काम करना, मैं दूसरी बार काम कर रहा था उनके साथ। आपने रंगीन रंगीन में भी काम किया। यस यस। अमेज़न पे एक रंगीन, और उसमें अलग ही काम था। उसमें पब्लिक घसीटा भी है, गाली गलौज सब किया है रंगीन में वो विनीत बहुत भाई के साथ। मज़ेदार सीन था बट मैंने जब देखा तो मुझे पता नहीं था कि आप उसमें हो। आई वाज़ वाचिंग इट एंड देन मैंने देखा अरे ये आप काम कर रहे हो। तो देन आई आई रियली एक्सपेक्टेड कि आप थोड़ा और हाँ, दिखो नहीं, मुझे। वहीं उसी उसमें उसी बट एपिसोड जो भी था मज़ेदार था। वो सीन बहुत मज़ेदार लग रहा था। मेरे लिए भी बहुत मज़ेदार था। मेरे एकदम इनर कनपुरिया को चैनलाइज़ किया मैंने और उसको खूब गाली गलौज। मैं उस सीन के पहले कहा भी था कि विनीत भाई भूल चूक लेनी देनी। बोले बोल कुछ लेनी देनी नहीं, सब देनी देनी, यहीं पे सब खत्म करके सब जाएंगे। हाँ हाँ। सो व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अपकमिंग में फैमिली मैन 3 है So- और होम बाउंड एक है जो फिल्म धर्मा की फिल्म है जो कांस में गई थी, अभी टोरंटो गई है, टोरंटो फिल्म Where's फेस्टिवल। it releasing in आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई थिंक अभी फेस्टिवल सर्किट करेगी, फिर इंडिया में रिलीज करेंगे सॉन्ग। So you are into some production of filming? कुछ फिल्म्स आपकी मैं बताया अभी तो इस समय कुछ नहीं है, मैं 4 महीने से कैमरा ही नहीं फेस किया। कैमरा ने फेस किया बट यू आर जस्ट होपिंग कि जल्दी से कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाए बहुत अच्छा होगा, नहीं आएंगे तो भी व्यस्त तो एक तो चल ही रहा है आपका कमर्शियली, बाकी बाकी लोग को तो सोचना नहीं है। आप ये बताइए कि एक वॉइसिंग से एज एन एक्टर की पर्सनालिटी कितनी चेंज होती है? आपको क्या लगता है कि मेरी आवाज़ क्या वॉइस ओवर्स में जा सकती है? इसका एक आपको लगेगा स्टैंडर्ड रिप्लाई, बट ये फैक्ट है कि एनी वॉइस इज अ गुड वॉइस एंड एनी वॉइस कैन बी यूज्ड फॉर वॉइस ओवर्स और डबिंग, हम्म। क्योंकि एवरी वॉइस इज यूनिक। आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से चाहती हैं या चाहते हैं। तो मैंने एक्चुअली ट्राई किया 1-2 बार। मैंने सोचा कि एज़ अ पैरेलल आई आल्सो वांट कि कुछ ना कुछ चलता रहे इनिशियली। लेकिन आई डोंट नो इट वाज़न्ट सक्सेसफुल। नहीं, सक्सेस मे नहीं, बी कि शायद लैक ऑफ ट्रेनिंग प्रिपरेशन, या लैक ऑफ प्रिपरेशन, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ है ही नहीं वॉइसिंग में जो बिना तो आप जब मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब इसके बाद मैं मिलूँ आपसे? बिल्कुल, चंपारण मटन जिसने मुझे खिला दिया उसने मुझे खरीद लिया है, क्या बात है! थैंक यू। लिट्टी चोखा के साथ। लिट्टी चोखा एंड चंपारण चटन हम लोग खाने वाले हैं जी। ये दर्शक बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एनी वॉइस इज गुड वॉइस। के। बट मुझे एक बस ट्रेनिंग दीजिए रात के 9 बजे बोलने की, मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए, एकदम पहले से चैनलाइज करिए, कैसे? सीधे बैठिए, यहाँ से आपको हवा फेंकनी है और चेस्ट रजिस्टर का इस्तेमाल करते हुए दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। नॉट बैड फॉर अ फर्स्ट टाइम। इज़ इट? या एब्सोल्युटली, आपको लोअर फ्रीक्वेंसीज बेसिकली टैप करनी है अपनी, दोपहर 12 बजे। क्या मतलब? और नीचे जा सकते हैं, दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। आपने थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दिया है। दोपहर 12 बजे। बाल- कोई आ बात जाएगा, नहीं, आ होगा जाएगा, होगा। हो हम जाएगा। हम एक हम पहुंच बहुत जाएंगे। बहुत जल्दी आपको एक फीमेल समय बताने वाली भी शायद दिख सकती है बिग बॉस में। ये यू नेवर। पता ही नहीं था कि ये पॉडकास्ट इसीलिए किया जा रहा है ताकि मेरी नौकरी छीन ली आई जाए। एम डूइंग ऑडिशंस फॉर बिग बॉस बिग बॉस वॉइस। वॉइस। अब बहुत मज़ा आया। मैं तो सच में बोलूँ कि आपकी तो एक मीटिंग है, जी, नहीं तो मैं आपको मैं छोड़ती नहीं। डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको बता देता कि मुझे कहाँ जाना है, और आपको भी पता है कि वहाँ मैं लेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकते हैं, तो मैं बस 1-2 मिनट के लिए आपका चलिए, रैपिड फायर कुछ कर लेते हैं कर लेते फटाफट। मुझे बहुत सारी सारी बातें करनी चीज़ें थी, बट चलिए। फंसा नहीं पाई अभी तक आप, तो आप रैपिड फायर में फंसाएंगी कि कुछ ऐसा बोल दे ये यस, कुछ देखते हैं, पता नहीं क्या कुछ नहीं लिखा कर। है, कुछ बढ़िया पर्सनल भी देखते हैं। क्या पसंद है आपको? रैपिड फायर राउंड हमारा स्टार्ट होता है विजय विक्रम सिंह के साथ। चाय या कॉफ़ी? व्हिच काइंड ऑफ पर्सन आर दोनों, यू? इज़ इट? डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। घर पे चाय और बाहर में स्टाइल मारने के लिए कॉफ़ी? नो, बाहर में इसलिए कॉफ़ी क्योंकि बाहर में चाय बर्बाद करने वाले बहुत लोग हैं।
बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद अंजामे गुलिस्तां क्या होगा? तो भैया इसलिए सबसे सेफ काली कॉफ़ी मंगा लो, सेफ, पी लो। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत चाय अच्छी नहीं बने तो मैं भी नहीं चाहे पी मैं सकती खुद हूँ। बनाता हूँ अपने। एब्सोल्युटली। नरेशन या एक्टिंग या वॉइस ओवर, क्या सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? यू एन्जॉय द मोस्ट डूइंग इट? एक्टिंग सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग है। कई बार नरेशन में मुझे पता होता है क्या करना है जनरली। यू आर मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? अर्ली मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं मिड और लेट नाइट तो बिल्कुल नहीं। मिड नॉर्मल आदमी हूँ, बड़ा ही बोरिंग सा नॉर्मल सा आदमी है। व्हाट्स योर मॉर्निंग रिचुअल रूटीन व्हेन यू गेट अप? सबसे पहले पानी पीना और कुछ पानी अलग-अलग तरह के 2 तरह के पानी पीते हैं और क्या फिर पीते हैं? थोड़ा-सा नमक मेथी का शुरू होना पानी, चाहिए। हाँ, मेथी का पानी। और अरे जब उम्र हो जाती है तो ये सब चीज़ें आदमी करने लगता नहीं, दैट्स अ हेल्दी है। और रिचुअल। ठंडे मुँह का मैं अपना आई बर्फ़, हाँ, आइस वाटर वाला वो कर लेते हैं कि चेहरा स्वेल हो जाता है तो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो जाता है। फिर थोड़ा ब्रीदिंग-व्रीदिंग, फिर उसके बाद बच्चों के साथ ज़िंदाबाद। आवाज़ को मेंटेन करने के लिए जैसे सिंगर्स लोग बहुत सारा गार्गल करते हैं, ये करते हैं और आपकी इंडस्ट्री आवाज़ ही आपकी पहचान है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं ऑन अ डेली? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड ट्राइंग टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स, वो सबके लिए अलग होता है। आपकी आवाज़ अलग-अलग खाने के लिए अलग-अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। सो फिगर दैट आउट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। मैं गन्ने का रस नहीं पीता, मैं पाइनएप्पल जूस नहीं पीता। ओके, ये आपको सूट नहीं करता है, इट्स ऐसा नहीं है कि मना है मन सबके नहीं, लिए, नहीं, नहीं, डज़न्ट सूट। डज़न्ट सूट मी, डज़न्ट। ओके, एक वर्ड जो आपके फ्रेंड्स आपके लिए यूज़ करते हो? वीवीएस, पीवीएस, वीवीएस, नाइस। विजय विक्रम सिंह। दूसरा टकला। आप मारते नहीं हैं आप पकड़ के? हाँ, हाँ, नहीं, 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 अगर इस लाइन में आप नहीं होते तो क्या करते हैं? पता नहीं। अरे नौकरी कर रहा होता, हाँ, नौकरी सरकारी कर नौकरी जो छोड़ के आए वही कर। वही कर रहे होते, कलकत्ता में होते इस समय। अगर आपको अपनी लाइफ नैरेट करनी हो तो क्या टाइटल देंगे आप? आगे देखिए, लवली। बिकॉज़ आगे बहुत कुछ है देखने के लिए। आगे अपनी जिंदगी में देखिए कि विजय विक्रम सिंह के साथ और आगे की जिंदगी में क्या क्या? क्या होते हैं। बिल्कुल, ठीक जा रही हूँ ना मैं? बिल्कुल जा मैं तो जा सकती हूँ, मैं वॉइस रही है। लवली। आपकी लाइफ की फनीएस्ट रीटेक क्या है? फनीएस्ट रीटेक, हाँ, वाइल डबिंग, वाइल डूइंग वॉइस ओवर्स। वॉइस ओवर्स का मुझे याद नहीं। मेरा वो स्पेशल ऑप्स में मैंने कौन, कौन ये मेरा डायलॉग था, ये मुझे याद नहीं आ रहा था 15 मिनट तक। कौन कौन बोलना याद नहीं आ रहा था? हम अच्छा, ओके। अगर सलमान सर को नरेशन करनी हो उनकी आवाज़ में तो आप कैसे करेंगे? अब कतई नहीं, मैं चुपचाप जाऊँगा, जैसे मैं नरेट करता हूँ वैसे मैं इनको नरेट करूँगा। आप उनकी आवाज़ निकाल सकते हैं आप? नहीं, मैं निकाल भी नहीं सकता और मैं उनके सामने तो कतई नहीं कोशिश हिम्मत करूँगा, भी नहीं कर हिम्मत ही सकते नहीं, हैं। सवाल ही नहीं। अच्छा, अभी अगर बिग बॉस 19 की मैं बात पूछूँ तो इज़ देयर एनी कंटेस्टेंट वेरी अनप्रेडिक्टेबल कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस 19? एवरीवन इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एज़ इवन इफ दे थिंक दे आर अनप्रेडिक्टेबल। वो घर ऐसा है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें करवाता है आपसे ना कि आपको पता ही नहीं। तो सबसे आपको नहीं पता होता है कि आप कैसा कर कैसा सकते हैं। जैसे आपने करेंगे, बताया कि एक इंसान में कई इंसान होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है वो घर। ओके, लवली। सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल इंसान नहीं है, बिग बॉस का घर। घर है। ठीक है। बिग बॉस के सेट के पीछे में असल में क्या होता है बिहाइंड द बिग बॉस हाउस? इट्स वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड प्रोडक्शंस यू विल सी। इज़ इट? ऐसा नहीं कि लोग भाग रहे हैं इधर-उधर। ऐसे इतने चिल लोग आपको मिलेंगे क्योंकि प्रोसेस इतने इलैबोरेटली लेड डाउन है हुँ। कि बहुत सॉर्टेड वही सा स्मूथली बहुत होते हैं। स्मूथ होता पर मुझे लगता है कि जब ये बिग बॉस आउट ऑफ मुंबई शूट होता था तो बहुत एक ऐसा उस टाइम पे हमें भी लगता था कि बिग बॉस ऐसा कहीं पहाड़ों में एक घर है जहाँ सन्नाटा में छोड़ दिया गया है लोगों को, काइंड ऑफ दैट बचपन में एक ऐसा था। बट रीसेंट टाइम्स में एवरीवन नोज़ कि है। या इट्स या इट्स इन द फिल्म सिटी। सिटी तो एब्सोल्युटली। थोड़ा-सा ऐसा लोग पहुँच जाते हैं बाहर से देखने के लिए, तो थोड़ा-सा ऐसे क्यूरियोसिटी भी क्यूरियोसिटी थोड़ी-सी तो देख नहीं पाता कोई। या एक सीक्रेट जो ऑडियंस नहीं जानते हो बिग बॉस के बारे में? हाँ, जो जिसमें शीशे जो देखते हैं ना, उनके पीछे भी कैमरा है। जो तो 6 काँच, बजे के सुबह-सुबह नाचते हैं? उसके पीछे भी कैमरा है। अरे वाह! ये तो मुझे भी नहीं मालूम था ये बात। मतलब जो सुबह डांस-वांस कर रहे हैं, कुछ मिरर्स भी देख रहे हैं। कहीं किसी भी मिरर में आप हैं, उसके पीछे कैमरा। ओह माय गॉड! सलमान सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप अभी तक के सफ़र में कितनी बार उनसे मुलाकात कर चुके हो? 4 या 5 बार मिला हूँ। वो साथ काम करना उसे नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग के डिपार्टमेंट्स अलग-अलग हैं, Exactly. तो साथ काम नहीं किया। 4-5 बार मिले हैं। इट्स वेरी स्वीट,
वेरी नाइस, इट्स बीन वेरी नाइस। मतलब वो जब आते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये शांति हवाओं में कुछ हो जाता है। शांति छा गई, आ रहे वैसा वाला मतलब स्टार स्टक कुछ हुए क्या आप। है, पहली बार हुआ था, यस हम्म, ऑफ कोर्स। lovely। उन्होंने आपकी आवाज़ की तारीफ करी, आपकी जब आवाज़ सुनी, या फिर उन्हें उन्हें पता है ना कि आप, हाँ, उन्हें पता है, उन्होंने मेरी बेटी की तारीफ ज़रूर करी। वो मतलब बेटी मुझे ऐसी हर कॉन्वर्सेशन में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको बेटी टेक ओवर करने वाली है। प्लीज़, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। मेरी बेटी Correct। लास्ट ईयर पर्सन से मिली थी, तो उनके वो तो इतनी कमाल है कि गई, वो बोली मैं गाना सुनाऊँगी। मैंने कहा इतना टाइम है नहीं, आई विल मैनेज। गई, गाना सुना भी दिया उसने। एंड व्हेन सलमान सर केम आउट, ही सॉ मी एंड माय वाइफ, ही सेड अरे बहुत अच्छा गाती है, इसको ट्रेनिंग कराओ। मैंने बताया शी इज़ वाओ, दैट्स डूइंग हर लवली, ट्रेनिंग। दैट्स लवली। तो अभी तक आपने जितने भी स्टार्स के साथ काम किया है, मे बी काइंड ऑफ वॉइसिंग में, डबिंग में, या एज एन एक्टर, सबसे ज़्यादा स्टार या मज़ा किस एक्टर के साथ काम किया? मतलब मनोज बाजपेयी के साथ काम किया है आपने? मज़ा मनोज जी के साथ बहुत है। बहुत है। अरे साहब, वो अलग इंसान है। वो क्या वो, और वो दैट्स मिसलीडिंग आल्सो हिज पर्सनालिटी फॉर एक्टर। आपको लगेगा बड़ा आसान है एक्टिंग करना, जैसे वो अच्छा। करते हैं, सडनली ऑन सडनली ऑफ, सडनली ऑन सडनली ऑफ। और फिर जब आप करने जाते हो तो समझ में आता है, अच्छा ये तो इनकी इतने इनकी साल कर, कमाल थी। इनके लिए आसान है, हाँ। आपके लिए नहीं आसान है। बट इज फन टू वर्क विद। एक्टिंग इज वर्ड, मुझे लगता है आपने इतनी थिएटर्स की है, सौरभ सचदेवा जी के साथ भी मुझे लगता है कि काम किया है, तो ही इज वंडरफुल कोच। शी इज अ वंडरफुल एंड पर्सन। देन वी आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आई होप कि आप सारे जो यंग एक्टर्स आ रहे हैं, या यंग जनरेशन जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, दे शुड ऑल्सो थिंक दैट वे, कि वो भी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को ट्रू, एक्सप्लोर करें। बहुत ज़रूरी है, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करें आप। और आर्ट और कॉमर्स वो हैंड इन हैंड। प्लीज़ डोंट थिंक कि हम आर्टिस्ट हैं तो हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है। सबको पैसे की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आर्टिस्ट है तो बहुत ज़्यादा। कब तक घर से माँगते रहोगे, डिपेंडेंट रहोगे, एक टाइम के बाद फिर उन लोगों का भी एक ऐसा रहता है कि गो एंड गेट सम क्या? कांस्टेंट जॉब इन योर लाइफ, तो फिर वो भी एक उनके लिए मसला आता है। तभी तक आपने किस-किस एक्टर्स को वॉइस ट्रेनिंग दी है? जैसे संजना सांगी हो संजना गई, शर्वरी बाग हो गई, सुष्मिता मैम को मैंने, सुष्मिता सेन मैम को सेंड वॉइस नोट्स कि ये कर सकते हैं आप। अच्छा, फॉर व्हिच प्रोजेक्ट? ताली, ताली करके। ओह, दैट वाज़ अ लवली फिल्म। या और एक और एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ जिसके बारे में बताऊँगा। बता नहीं सकते आप। हुँ। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। Hi. एंड आई रियली होप दैट वी हैड सम मच मोर टाइम, कि मुझे और भी कुछ-कुछ बातें करनी थी, बट ठीक है, लेट्स, कि हम, आप वादा करके जाइए कि आप ज़रूर आएँगे हम। आई टोल्ड यू आई एम सोल्ड। आप जब लिट्टी चोखा मंगाएँगे हमें बुला लीजिए। Yes, yes, it's already there. We are waiting for that. Yeah. Thank you so much, Vijay जी. It was pleasure and lovely talking to you. बहुत मज़ा आया, and I hope कि मैं कुछ और बातें निकाल सकती, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा, गार्डेड है। yes, absolutely. पर बहुत कुछ आपने निकाल लिया है, आपको इसके लिए बधाई है। Thank you. और अब मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much.